सो हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सबका। मैं नीरज सिंह बैसला दा कोच, और आज हमारे साथ इंटरव्यू पैनल पर है पलक, एक 17 साल की बच्ची जिसने छोटी बच्ची हो क्या इस टैग को हटाकर रिकमेंड हुई है, और एक ऐसी परीक्षा जिसमें बच्चे थक हार कर न जाने कितने रिटर्न और न जाने कितनी एसएसबी के बाद वहां तक कुछ पहुंच पाते हैं और कुछ नहीं पहुंच पाते। तो पलक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, और सो हैप्पी फॉर यू। ठीक है, इंटरव्यू अपार्ट, मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ इस बच्ची को सामने देखकर, क्योंकि हमने इसकी पूरी जर्नी अपनी आंखों के आगे देखी है। वो आंसू, वो दर्द, वो मेहनत, वो रिजल्ट, वो सब चीजें हमारी आंखों के सामने हुई है। और जब इन सब के चलते चलते बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, इतना अच्छा कर पाते हैं, तो हमें पर्सनली बहुत खुश होता है। और आज पलक के साथ ये पूरा का पूरा दिन जाने वाला है ना, आज सुबह से शाम तक हम सब पलक के साथ हैं। तो पलक, पहली तो हम चीज़ ये पूछेंगे कि भाई कैसा लग रहा है ना, और बहुत मेहनत की है हमने, देखी है आपकी वो मेहनत, हम सब बच्चों को भी बताएंगे कि क्या क्या लगता है इसके लिए। फिलहाल व्हाट इज योर रिएक्शन, क्या फैमिली में क्या चला, और अभी तो फिलहाल फैमिली के बारे में बाद में बात करेंगे। तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है, क्या चल रहा है अंदर कि भाई चलो पहला एसएसबी, पहला रिटर्न, सब कुछ पहली बार में होता होता चला गया, तो ऐसा क्या क्या लग रहा है अभी फाइनली, कैसा फील हो रहा है कि ड्रीम कम ट्रू है या चलो अभी भी रियलिटी में है या सपने में, तो कैसा लग रहा है? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये अलग ही फीलिंग है। लाइक ऐसी फीलिंग मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, बट ये फीलिंग तो लाइक अनबीटेबल कह सकते हैं। और रही बात कि ऐसा लग रहा है कि मेहनत सफल हुई, जितनी मेहनत मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट की थी अपने एम को एक्चुअली पाने के लिए, वो सफल हुई, तो अलग सी खुशी है। मतलब भगवान के चरणों में सीधा अर्जी मिल गई है सर बिल्कुल। हाँ, मैंने आज बात भी हुई थी पलक से, पलक की रिंगटोन भी बड़ी सुंदर सी है, केशवम है ना, दामोदरम। हाँ, तो यस सर, तो भगवान के चरणों में सीधा अर्जी हो गई है, और इतनी कम उम्र में अर्जी हो गई, तो इस चीज की बहुत बहुत खुशी वाली बात है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया है। हाँ जी सर। अच्छा, तो और फैमिली रिएक्शन क्या है इसके? अभी फैमिली कैसे कैसे, क्या फैमिली को पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे पलक ने कर लिया है, और बहुत अच्छे से सारी चीजें हो गई हैं, है ना? किस में रिकमेंड हुई हैं, IN है ना, या फिर नेवी, या फिर हमारा एयरफोर्स? तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फैमिली का क्या रिएक्शन था? सर जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हुई हमारी, तो हमें पता चला कि हमारे बाद से सिर्फ 6 लोग रिकमेंड हुए थे। ओके, आउट ऑफ 63 वर स्क्रीन्ड इन, और पूरी रिपोर्टिंग थी 176 की। अच्छा, 176 पहुंचे थे एसएसबी देने, सारी की सारी गर्ल्स थी? यस सर। और उसमें 63 स्क्रीन इन हुए थे फर्स्ट डे, और लास्ट डे कॉन्फ्रेंस के टाइम 6 रिकमेंड हुए थे, जिनमें आप थे? हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा। तो सर उस टाइम पे लाइक हमें जस्ट बोला गया कि जल्दी जल्दी आए, अपना फोन वगैरह संभाल लें और डॉक्यूमेंटेशन के लिए चलो। अच्छा। तो सर उस टाइम पे ये था कि घर पे बताना है, कुछ भी हो जाए घर पे इन्फॉर्म करना है, उनको बताना कि फाइनली आई डिड इट, मैंने रिकमेंड हो गई हूँ, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। बट उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन का इतना प्रेशर था, तो उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी करो एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए आ जाओ। तो सर मैंने फोन पकड़ा, जल्दी से स्विच ऑन किया। तो जैसे ही मैंने फोन स्विच ऑन किया, भाई को कॉल, मम्मा को कॉल, पापा को कॉल, एक साथ सब कुछ आ गया। अच्छा। बट उस टाइम पे पिक नहीं कर सकती थी, तो मैंने जस्ट उनका डिक्लाइन किया। तो उनको लग रहा था कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गई हूँ। कॉल कट करते हैं तो बच्चों को लगता है कि भाई पेपर खराब हो गया या फिर कुछ गड़बड़ हो गई कि कॉल कट कर रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग मैं रो रही हूँ कॉन्फ्रेंस आउट होके। तो फिर मैंने जस्ट टेक्स्ट किया उनको, रिकमेंडेड। अच्छा। तो मेरे भाई ने मैसेज किया, सच बोल रही है? मैंने बोला, मैंने रिप्लाई नहीं दिया। तो उसने वापस कॉल किया। तो कहता क्या, जल्दी बता। मैंने कहा रिकमेंडेड। कहता मेरी कसम उठा। तो मैंने कहा हाँ जी, हाँ मैं रिकमेंड हूँ। तो सर ही शाउटेड, स्टार्टेड हूटिंग। तो वो मेरे को बहुत लाइक अच्छा लगा। फिर मैंने कहा मम्मा पापा को बता देना, अभी मेरी डॉक्यूमेंटेशन चल रही है। तो भाई को बताया था पहले? हाँ जी। फिर मेरी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गई, बीच में हमें जो ब्रेक मिल रही थी, तो फिर मैंने मम्मा को कॉल किया। मम्मा कहते कॉन्ग्रेचुलेशंस, पापा कहते कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो मुझे बहुत लाइक अच्छा लगा, उनकी लाइक बात करने का टोन अलग हो गया था। तो भाई कहता हाँ अब कहाँ बात करेगी, अब तो ऑफिसर बन गई है। भाई जनरलिटीज वगैरह। यस सर, ऑब्वियसली सर, वो मोमेंट लाइक बेस्ट था फैमिली का। अच्छा, और हम तक आते आते मैसेज दोपहर हो गई थी। यस सर, आपको लाइक जैसे ही मैं बाहर निकली, तो मैंने सबसे पहले आपको टेक्स्ट किया, सर रिकमेंडेड। मैंने पढ़ा, थोड़ा लेट था। यस सर। क्योंकि उस दिन शायद तुषार का इंटरव्यू भी आना था, तो उधर बिजी थे हम। हाँ जी सर। तो फैमिली बहुत खुश है, सब सॉर्टेड है, और भाई का सपना पूरा हुआ। यस सर, ऑब्वियसली। चलो बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, अभी बच्चे जो जनरली जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो कर पाते हैं, तो उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बच्चे काफी इंटरेस्टेड पता करना चाहते हैं कि भाई बच्चा कर पाया तो यहाँ से कर पाया। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो पहले पिताजी के बारे में बात कर लेते हैं कि तो क्या करते हैं आपके पेरेंट्स?
सर मैं Father के बारे में मिलिट्री बात बैकग्राउंड से तो बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। अब मेरे ग्रैंडफादर थे इंडियन आर्मी में, अच्छा। एंड ही वाज रिटायर्ड एज अ ऑनरेबल कैप्टन, ओके। बट लाइक आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड जब उनकी डेथ हुई थी, एंड फिर उसके बाद ही था ड्यूरिंग वॉर? no sir, अच्छा। he was actually a cancer patient. ओके ओके ओके। So उसके बाद सर कि पापा BDS में थे, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड? यस सर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो सर वही कि पापा का जॉब इज लाइक वेरी रिस्की, ऐसे तो घर ही होते हैं बट मोस्टली। बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं, ये पलक कश्मीर से है ना, तो हम हर स्टेट से सपना देखते हैं भारत देश की सेवा करने का। तो पलक ने भी अपना सपना पूरा किया, और अब ठान लें तो फिर क्या है क्या नहीं है। कश्मीर से एक बच्ची ने मेहनत कर कर इतना सब कुछ अचीव किया है ना। तो आप कहीं भी किसी भी स्टेट से देख रहे हो तो एक तो कमेंट करना है किसी स्टेट से हो आप, और आपके सपने क्या हैं ये भी आपको इंटरव्यू के एंड में कमेंट करना है। तो कंटिन्यू पलक। ये सब तो पापा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में थे, तो उनका ज्यादा ये नहीं होता था, हमारी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं होता था। बट माय ब्रदर वाज लाइक वेरी डिटरमिन्ड, उसको इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करनी थी कुछ भी हो जाए। बट वही है, उसका मैथ्स थोड़ा वीक था तो एनडीए क्लियर नहीं कर पाया। अच्छा। बट फिर तो अभी हमसे नहीं मिला यानी? नहीं सर, वो अभी तक आपसे नहीं मिला था। तो फिर अभी वो सीडीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है। अच्छा अच्छा। बट ही रिकमेंडेड कि हाँ यहाँ पे जाओ। फिर और गर्ल्स के लिए पहले इतना कुछ था भी नहीं, एनडीए तो बिल्कुल नहीं था। तो फिर उस टाइम पे उसने ज्यादा सजेस्ट नहीं किया, बट एज सुन एज पता चला कि गर्ल्स के लिए एनडी है तो ही सजेस्टेड मी कि यहाँ पे लेनी चाहिए। ओके। यस। और मम्मी का क्या है? मम्मी घर में? सर मम्मा इज अ हाउसवाइफ ओनली, तो वही है कि घर संभालते हैं, बट पूरा घर उनके अंडर ही चलता है, ऑब्वियसली बैकबोन ऑफ फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पापा बॉम्ब बेकल डिफ्यूज करते हैं लेकिन मम्मी के हाथ में सारी कमाने सारे बॉम्ब्स बिल्कुल सर। चलो बहुत अच्छी बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा, कहाँ से पता लगा कि भाई कश्मीर से एक बच्ची दिल्ली आ रही है, तैयारी कर रही है, यहाँ के करियर विल एप्लीकेशन पे तैयारी कर रही है, तो आपको कैसे पता लगा हमारे बारे में कि भाई डिफेंस की हम तैयारी कराते हैं? सर एक्चुअली लाइक भाई बताया जैसे बहुत बड़ा डिफेंस एस्पिरेंट है, तो उसको इन सब के बारे में लाइक जैसे उसका एनडीए फेल हुआ, उसके पास ज्यादा अटेम्प्ट्स बचे भी नहीं थे, तो उसका जैसे ही एनडीए फेल हुआ तो ही वाज लाइक कि हाँ मेरे को फोकस करना है अब सीडीएस के लिए। तो सर्च करने लगा, काफी कुछ किया, फिर उसको लाइक मेरी कजन ने उसको सजेस्ट किया करियर ऐप, तो उसने वहां पे देखा, वहां पे आप मिले, तो उसने वहां से मुझे सजेस्ट किया। उसने पहले मेरे कजन को, वो आपसे ऑलरेडी कोचिंग ले चुका था, निष्कर्ष। हाँ जी सर, निष्कर्ष। यस सर, वो करियर विल से भी लेता था और आपसे भी लेता था, तो उसको सजेस्ट किया भाई ने, तो उसको अच्छा लगा। फिर आगे उसने मुझे सजेस्ट किया कि पलक अगर तुझे करना है तो यहीं पे जा, तो 12th के बाद डायरेक्टली आई केम हियर। अच्छा, तो पलक फिर कश्मीर से दिल्ली आ गई? यस सर। और कश्मीर से दिल्ली का सफर बड़ा सुहाना, इसका अंजाम बड़ा यस सर, निकल के आ रहा है। यस सर। पलक के हम जानना चाहेंगे कि स्कूल की जर्नी कैसी रही, क्योंकि जो हम यकीनन आजकल बच्चे सपने पालते हैं या सपने देखते हैं वो बहुत कम उम्र से शुरू कर देते हैं, फिर उनकी तरफ चलते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लग जाते हैं। कुछ लोग लेट देखते हैं सपने, तो उनके सपने देर में पूरा होते हैं। तो आमतौर पे आप सब लोगों से मैं यही चाहूंगा कि आपकी फैमिली के लिए भी, अगर आप कोई इंटरव्यू देख रहा हो आपकी फैमिली में कोई बड़ा, तो अपने बच्चों के साथ बैठें, उनको समय दें और उनसे बात करें कि वो करना क्या चाहते हैं, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है वो भी जरूर शेयर करें उनके साथ कि आप इधर कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग जिंदगी इतनी भाग दौड़ में आजकल चल रही है कि पता ही नहीं लग रहा है कि करना क्या है। बच्चे ने 12th कर ली तो चलो भाई जेई ऑप्शन है तो जेई का एग्जाम दिला देते हैं। अगर ये बात उससे शायद 10th या 11th में की जाती तो शायद वो 11-12 साल में जेई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जिस भी एग्जाम में उसको जाना है उसकी तरफ वो मेहनत करता, और शायद 12वीं के बाद या 12th के बाद उसको मुकम्मल भी कर लेता। तो एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि अपने सपनों को सही समय पे देखना, ताकि उनको सही समय तक अचीव कर पाए। तो पलक अपनी स्कूल की जर्नी के बारे में बताएं कि आपकी 12th में किस स्कूल से आपने 12th करी और क्या क्या आपका उसमें स्कोर रहा था 12th के सब्जेक्ट्स में, तो स्कूल की जर्नी पे थोड़ा प्रकाश डालो। यस सर। सर मेरे को लाइक स्टार्टिंग से बहुत डिटर्मिनेशन थी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की। कब से? सर लाइक 6-7 स्टैंडर्ड से ही। कहाँ से पता लगा? हमें तो थी सर भाई को था ना। अच्छा, भाई था सब। हाँ जी सर, भाई ने बहुत होमवर्क कर रखा है। सब भाई लाइक जस्ट वो दिखाता जाता है रास्ता और मैं चलती जाती हूँ। बता के लाया था आज उस भाई को भी हम इंटरव्यू लेते हैं। तो सर वही था कि मुझे सीडीएस ज्वाइन करना, क्योंकि एनडीए तो हमारे लिए था नहीं। हाँ, उस समय पे नहीं था। हाँ जी सर, उस टाइम पे नहीं था। तो उस टाइम पे मैं थी कि मुझे पीसीएम स्ट्रीम रखनी है ताकि मैं अपनी वो सीडीएस में एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकूं। तो सर वही था कि मैंने 10th के बाद पीसीएम रख ली, और वही है कि भाग दौड़ में सब जेई दे रहे हैं तो हम भी जेई देंगे, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम भी इंजीनियरिंग करेंगे, बट साथ साथ में मुझे ये था कि मेरा मेन फोकस इज सीडीएस ओनली।
ये 11th का टाइम चल रहा है। हाँ जी सर, ये 11th का टाइम चल रहा है। तो वही 11th में कोविड आ गया, वो थोड़ा बैकड्रॉप आ गया कि ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। अच्छा, फिर 11th में कई बच्चों की ये भी कंप्लेन है, बच्चे देख भी रहे होंगे कि कई बच्चे जो स्कूल करते थे तो उनके कोविड की वजह से घर पे बैठ गए, क्लासेस ऑनलाइन हुई, और कई बच्चे जैसे अब हमारी ऑफलाइन में आते हैं, हमसे ऑनलाइन मिलते हैं, तो जैसे उनसे कुछ भी पूछो, कुछ भी बोलो, तो वो ये रीज़न दे देते हैं कि सर कोविड था, ये मेरा अच्छे से नहीं हो पाया। तो ये कैसे मैचअप किया भाई, ये कैसे कवर किया? सर मेरा भी यही हाल था, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। 11th में तो लाइक मेरा बहुत नीचे बैकड्रॉप गया था कि ऑनलाइन क्लासेस थी, इतना लाइक एडजस्ट भी नहीं कर पाए, और बीच में मैं कोविड पॉजिटिव भी हो गई थी। ओके, 11th में? हाँ जी सर। अच्छा, तो वो पूरी फैमिली ही हुई थी, तो उसमें ये था कि बैकड्रॉप आ गया था, तो ज्यादा फोकस नहीं कर पाई थी पढ़ाई की तरफ। फिर ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन एग्जाम होते थे, कौन ही पढ़ता था, लाइक सब चीटिंग करते थे एंड मैं उनमें से एक थी। चीटिंग किस सेंस में? सर ऑनलाइन पूरा गूगल से टेप के वहां पे लिख देते थे। हाँ, ये चल रहा था काफी, ये memes बहुत वगैरह भी viral हुए थे इस पे, हाँ। सर ये तो बहुत फेमस था, लाइक ये तो कॉमन थी। एग्जाम के 5 मिनट पहले उठती थी और दोस्तों को बोलती थी इसका आंसर भेजो, इसका आंसर भेजो, और वो लिख के भेज देना। ये 11th के एग्जाम चल रहे हैं। 11th के एग्जाम। फिर 11th में लाइक मेरी परसेंटेज 10th स्टैंडर्ड में थी 97.6%। तो 11th में जाते डायरेक्ट ड्रॉप आया 75% पे। तो वो घर वाले भी लाइक क्या हो गया ऐसा, तो वही था कि नहीं भाई अब बहुत एंजॉय कर लिया अपना कोविड, अब फोकस करना है। फिर 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुई, स्टार्टेड इट लाइक बहुत बेसिक से 11th स्टैंडर्ड को भी मैनेज किया, साथ में 12th भी स्टार्ट की। तो वही PCM स्ट्रीम के साथ फोकस करते करते लाइक I secured 98.8% in my 12th standard. 98.8%? ओके, ये जो 1.2 ये कहाँ गया, रह गया? सर ये सर ये वो आई गेस प्रैक्टिकल्स में कटे थे, क्योंकि थ्योरी में सब में फुल मार्क्स? सर थ्योरी में मेरे सब में फुल थे। तो 12th में 98.8%, कौन से बोर्ड से? सर JK था। जी हाँ, जम्मू कश्मीर बोर्ड से। तो आपका 98.8% है। तो जब ये रिजल्ट आया था, क्या किसी का घर में इससे ज्यादा भी रिजल्ट आया इससे पहले? सर नहीं। यू आर द फर्स्ट वन? हाँ जी सर, स्कूल में भी फर्स्ट ही थी। तो स्कूल में भी फर्स्ट थे तो? हाँ जी सर। अच्छा, कौन से स्कूल से किया? सर कार्मल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, जम्मू में ही है। जम्मू के? हाँ जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सब। तो ये 98.8% जो 12th में आई है, पहले तो कई बच्चे देखकर ही अभी थोड़ा सा शॉक में आ गए होंगे, क्योंकि हम कितना भी कह लें मार्क्स कहीं ना कहीं मैटर कर जाते हैं। Yes, कि इतने सारे मार्क्स आपको बहुत पुशअप करते हैं कि चलो यार आगे भी बहुत अच्छा करना है। अच्छा, इस मार्क्स को ब्रेक करें तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर ब्रेक करें, या इंग्लिश में भी कर लेते हैं। मैथ्स में कितने मार्क्स थे 12th में? सर मैथ्स में फुल थे 100 आउट ऑफ 100? हाँ जी सर, 100 आउट ऑफ 100। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मेरे 98 आउट ऑफ 100, और इंग्लिश में भी मेरे 100 आउट ऑफ 100। इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100? यस सर। इंग्लिश में 100 आने के बाद लड़के यूपीएससी की तरफ भाग जाते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका रिटर्न इतना अच्छा हो गया, बस उनको पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और लिख के आ जाना है। IAS, IPS, IRS कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है, क्योंकि रिटर्न इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो चलो भाई, मतलब 12th में बहुत इंप्रूवमेंट करी अपने अंदर, बहुत इंप्रूवमेंट करी, है ना? बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत मेहनत की। चलिए, तो 12th के बाद जब ये आपकी प्रिपरेशन शुरू हुई NDA एग्जाम की, तो पहले हम बात कर लेते हैं रिटर्न ओरिएंटेड एग्जाम्स की। कि आप जब कश्मीर से दिल्ली आए, बहुत सारे सपने थे, बहुत भाई का बहुत पुश था, भाई ने बहुत आगे की तरफ आपको पुश किया, आपके कजन्स वगैरह भी इसमें प्रिपरेशन में रह चुके थे। तो अपनी रिटर्न जर्नी की तरफ शुरुआत करें। कितने मार्क्स आने के बाद एक तो बूस्टअप मिला होगा कि शायद मैं पेपर क्लियर कर लूंगी? ये सब बूस्टअप भी था, बट यही था कि मैंने रिजल्ट का वेट नहीं किया। हाँ। मेरा एग्जाम 6 मई को खत्म हुआ और 11th मई को मैं दिल्ली में थी। तो मुझे यही था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लाइक क्लियर करना था। अच्छा, एक चीज एक में इतनी क्लियरिटी आती कैसे? जैसे पलक, जैसे हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, जैसे मान लो रिटर्न का देकर आए, तो भाई SSB तब ज्वाइन करूंगा जब रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा, है ना? और जनरली कई लोग भी होते हैं, भाई 11th का आने दे, क्या पता 11th ही दोबारा करनी पड़ जाए, है ना? और कई जो CGL या और एग्जाम्स की तैयारी करने की, पहले प्री का रिजल्ट आने दे फिर मेंस की करेंगे। तो कहीं ना वो टाइम पीरियड खराब होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप फोकस्ड हो अपने गोल पर, क्योंकि लिमिटेड लोग ही अटेम्प्ट पेपर क्लियर कर पा रहे हैं। आपका प्री हुआ, मेंस आते आते, चाहे यूपीएससी की बात कर ले, आपका रिटर्न हुआ, SSB आते आते कुछ टाइम पीरियड लगेगा। आपका 12th हुआ, तुरंत NDA का एग्जाम आपके सर के ऊपर खड़ा होता है। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं 12th का रिजल्ट आने दे तब देखते हैं हम इस चीज को। तो इतनी क्लियरिटी कैसे आती है? मतलब ये कहाँ से लगता है कि नहीं ये चीज हो गई, आगे की तरफ चलते हैं? वो डर क्यों नहीं लगता जो और बच्चों को लगता है? क्या रीजन है उस चीज का? सर अपने हार्ड वर्क पे कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। अच्छा। लाइक मुझे पता था मेरे एग्जाम्स कैसे हुए हैं, मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, तो ऑब्वियसली होता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो उस टाइम पे यही था कि अप्रैल में, मई में एग्जाम्स खत्म हुए, एंड हमारे सितंबर में 4 सितंबर को हमारे एग्जाम्स थे, वो NDA का एग्जाम था। मेरा बर्थडे था 4 सितंबर। यस सर, ऑब्वियसली पूरा दिन बच्चों के आसपास ही गया था। यस सर। तो वही था कि अगर मैं 1-2 महीना और वेस्ट करती तो वही बैक आ जाती। लाइक
नो डाउट 12th में अच्छे मार्क्स आए थे, 12th में अच्छी प्रिपरेशन की थी, बट एनडीए इज लाइक स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा फर्क है उसमें। पहली बात तो गर्ल्स के लिए नया है तो उनको समझने में बड़ा टाइम लग रहा था सर, वही चीज है। और साथ में ये भी था कि एनडीए का कंसेप्ट अलग है, आपको सिर्फ साइंस की तरफ फोकस नहीं करना है, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी है। तो वही पीसीएम स्ट्रीम होने के बाद सब कहते हैं कि तुम लोगों के लिए इजी होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम जो मैथ्स 12th में पढ़ते हैं वो मैथ्स एनडीए में नहीं होता है, थोड़ा हाई लेवल का मैथ्स होता है एनडीए में। एंड अभी मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ एंड आई डू फील लाइक कि इंजीनियरिंग का मैथ्स भी एनडीए में होता है। हाँ, वो कनेक्शन फील थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ जी सर। तो वही चीज है सर कि उस टाइम पे था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। भाई ने भी बोला कि अब अगर तेरे को एनडीए करना है, इफ यू आर डिटर्मिन्ड, जस्ट गो फॉर इट। तो फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे कोचिंग के लिए आ गई और रिजल्ट मेरा कोचिंग के यहाँ पे 2 महीने होने के बाद आया था। अच्छा, कोचिंग में ही आया था। कोचिंग में रिजल्ट आया था 12th हाँ जी का? सर। अच्छा, कोचिंग के टाइम में रिजल्ट आया था। जी सर। तो पलक, अब हम बात करेंगे आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की जर्नी की। 12th हो गई, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, एक लड़की कश्मीर से बहुत सारे सपने लेके दिल्ली आ गई है और अब वो एक तैयारी के एक लिमिटेड टाइम इंटरवल के अंदर वो तैयारी करना चाहती है। उसका सपना है कि इसी बार एनडीए को क्लियर करना है। तो अपनी रिटर्न एग्जामिनेशन की तरफ हम लोग आए तो हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक मैथ्स को पहले बात करते हैं, फिर इंग्लिश की बात करते हैं, साइंस और जो हमारी जनरल स्टडीज हैं उनको एक पोर्शन में रखते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं। यूपीएससी में मैथ्स का एक हुआ है ना। और गर्ल्स के बारे में बात करो, तुम्हारे केस में तो नहीं कह सकता क्योंकि हाई फुल मार्क्स है 12th क्लास में, है ना। हाँ, वो अलग बताएगी पलक कि इसको क्या प्रॉब्लम आई एनडीए प्रिपरेशन में कि 120 घंटे में वो ढाई घंटे में 120 क्वेश्चन, है ना, वो कैसे टैकल किया इसने, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैथ्स एक डर रहता है ना जनरली कहीं ना कहीं पर। और यूपीएससी ने भी कई तरीके की अपने नोटिफिकेशन में भी मेंशन कर रखे कि अगर आप इतना स्कोर नहीं कर पाए तो आगे का पेपर भी क्लियर नहीं होगा। उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं जो चल रहे हैं। तो मैथ्स की प्रिपरेशन को अगर हम देखें तो कैसे कैसे आपने इसको स्टार्ट किया और एंड किया और क्या रहा ये पूरी प्रिपरेशन के दौरान, मैथ्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत ध्यान से बच्चे अब आपको सुन रहे होंगे। हाँ सर। सर, नो डाउट मैथ्स में फुल मार्क्स आए थे 12th में, बट वही था कि आपको उस टाइम पे 2-2.5 घंटे मिलते हैं आपको पूरा 15-16 क्वेश्चंस करने के लिए। तो ऑब्वियसली बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करता है इंडिया की डिमांड। 12th में भाई वही 2.5 क्वेश्चन। हाँ सर, वही चीज होती है कि ऑल लाइक मैथ्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग। वहां पे आप कितने सॉल्व तो सब भी कर लेते हैं बट उतने टाइम इंटरवल में कौन करता है, कैसे करता है, वो मैटर करता है। तो सर मैं यहाँ पे दिल्ली आ गई, आपसे वो स्टार्ट किया तो आपने हमें करियर विल ऐप की भी वो दे दी थी। सारे क्लासरूम ऑफलाइन वाले बच्चों को मिलता है। हाँ जी सर। तो हम ऑफलाइन आपके साथ लाइक पढ़ते थे, साथ साथ में हम करियर विल ऐप में लाइक क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाते थे, वो करते थे। आपने जो हमें ट्रिक्स दी, स्पेशली वो जो शॉर्ट ट्रिक्स होती थी, बायनॉमियल थ्योरम पहला चैप्टर था जो मैंने आपके साथ किया। तो कुछ चेंजेस था स्कूल से? सर ऑब्वियसली सर, लाइक उसमें इतना बड़ा एक्सपैंड करना पड़ता था, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट्स मिले हुए थे तो वो बहुत हेल्प किया। फिर उसके बाद आप अलग अलग लाइक हमें वो शीट्स देते थे जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस होते थे, वो सॉल्व करने होते थे। फिर नेक्स्ट डे आप डिस्कशन करते थे, तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी। आप अलग आंसर भी देते थे क्लास में धीरे धीरे? सर पहले तो नहीं आया करते थे? सर स्टार्टिंग में नहीं आए थे, फिर उसके बाद था कि नहीं करना है, कुछ तो दिखाना है। अच्छा, फिर होमवर्क करके आंसर देना शुरू? यस सर। फिर ये था कि जो आप पढ़ाते थे वो जाकर करना, फिर उसके अलग उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने। फिर जब भी फ्री टाइम होता था, लाइक मैं मेट्रो से ट्रेवल करती थी, अपने भाई के साथ रहती थी वहां पे, तो मेट्रो से ट्रेवल करती थी। ऑन द वे आपकी करियर विल आपकी सब्सक्रिप्शन थी, तो वहां से मैं 1-2 लेक्चर देख लेती थी, वहां से सीखती थी जो डाउट्स हो। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने अपने डाउट्स क्लियर किए। फिर नेक्स्ट आप जब क्वेश्चन सॉल्व कराते थे हमें, फिर लास्ट में आप सेट करवाते थे कि सिर्फ क्वेश्चंस करवा रहे हो एक्सप्लेनेशन के बाद, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि लाइक आपको कंसेप्ट आ गया है, अब लाइक अटेम्प्ट करो। और उस टाइम पे क्या होता था कि क्लास के साथ कंपटीशन चल रहा होता था कि कौन पहले आंसर देगा, तो वो भी टाइम मैनेजमेंट के उसके अंडर आया। तो वही है कि आपके नोट्स लाइक अंधाधुन होके फॉलो किए हैं। फिर उसके बाद करियर विल आपकी वो वीडियो लेक्चर्स देखे हैं जब भी फ्री टाइम हो, एंड फिर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो जाता है। ऑफलाइन नहीं हो गया, ऑनलाइन भी हो गया, दोनों से ब्रशअप हो जाता है सर ऑब्वियसली। एंड द लास्ट पार्ट जो आपने मैराथन्स करवाई थी, लाइक उस टाइम तक था कि नहीं होगा नहीं होगा। हाँ जी सर, वो जो मैराथन थी उसमें ये फायदा हुआ कि जब हम सॉल्व करते थे ना, लाइक आप क्वेश्चन लाते थे और हम अपनी ट्रिक्स लगा के उसी टाइम सॉल्व करते थे, तो उस टाइम पे था यार ये तो हम 5 सेकंड में कर रहे हैं, तो ऐसे बूस्टअप होता था कॉन्फिडेंस यार मैं क्या थे क्या से क्या हो गए देखते देखते। एग्जैक्टली सर।
बिल्कुल सर। अच्छा, तो अच्छा कोई जैसे मान के चलिए मैथ्स में और भी कई बच्चों के डाउट्स होंगे, क्योंकि मैं जब यहाँ पे इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं एक स्टूडेंट बन के इंटरव्यू लेता हूँ ताकि इस वीडियो से फायदा हो हमारा, हाँ जी बच्चे सर। हमारे देख पाए। जैसे कोई बच्चा अपने आप को यहाँ बैठ पाए कि यार मैं बैठा हुआ हूँ, मैं पलक से क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो जनरली मैथ्स की प्रिपरेशन में कई बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सिलेबस हो गया है ना, अब वो क्वेश्चंस के लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 120 क्वेश्चन के लिए हो गए पेपर करने के लिए, कोई 30 कर पा रहा है, कोई 40 कर पा रहा है, कोई 70 कर पा रहा है, कोई 80 कर पा रहा है। तो मेरे पास भी आता है, मैं भी जनरली बोलता हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेजर रोल प्ले करेगी, आप कितनी बार भी कंसेप्ट कर लें। लेकिन कई बार बच्चे कुछ चैप्टर को ऊपर ऊपर से कवर करते हैं, उनमें कभी स्ट्रांग ही नहीं हो पाते। तो मैं तो पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि एक बार वो 3-4 महीने की वो तैयारी करनी पड़ेगी जिसमें हार्डवर्क है, कोई शॉर्टकट नहीं है ना। वो हार्डवर्क लाइक कि आपको घर जाके पढ़ना पड़ेगा, सारे रूल, सारे थ्योरम, सब चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी। उनके ऊपर जब कमांड पाओगे तब आपकी शॉर्ट ट्रिक इतनी फास्ट हो जाती है, तब आप समझ पाते हो कि इसके पीछे का बेसिक रूल क्या है। हाँ जी सर। तो उन बच्चों को क्या आपकी तरफ से राय होगी कि जो बच्चे बोलते हैं कि यार स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है पेपर के अंदर, तो सिलेबस कंप्लीट है, क्या गलती उन्होंने कर रखी है? आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा कि भाई हमने कर लिया है, स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, स्पीड कैसे फास्ट करें? जनरली स्पीड का भी बहुत क्वेश्चन बनता है कि मेरी स्पीड फास्ट नहीं हो रही है, तो उसको कैसे, उसके लिए क्या सजेशन है बच्चों के लिए? सर मैं बस यही बोलूंगी कि सिलेबस पूरा नहीं करना है, जितना करना है उसको अच्छे से करना है। अच्छा। लाइक जैसे आपने नोट्स हमें प्रोवाइड किए, तो मेरा यही था कि मैं उनको रिवाइज करती थी, और ये नहीं कि जैसे आज ये कंसेप्ट रिवाइज किया तो कल ये नहीं करूंगी, कल वापस उसको रिवाइज करूंगी, ये बहुत गलती करते और हैं जो बच्चे। कल का पढ़ाया है वो भी करूंगी। तो उससे क्या होता था, संडे भी मेहनत में निकलता था सारा। सर संडे तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, सब कुछ करना होता था उसमें। और ये संडे एंजॉय करते हैं सामने जो तुम्हें देख रहे हैं। सर भाई अगर ये लाइक हमने 13-14 संडेज अपने यूटिलाइज कर लिए ना, तो लाइक उसके बाद तो मतलब कि बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, वो एंजॉयमेंट लास्ट में मिलेगी। यही है कि अपने नोट्स रेगुलरली रिवाइज करने, ये नहीं कि खुद ही बनाने हैं। हाँ जी सर, बनाने खुद हैं। पीडीएफ पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके बैठ जाते हैं। सर 11th में बहुत फोन चला लिया। अब तो दूरी ही पसंद थी फोन से, तो मुझे ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपको एक बार रिकॉल होता है, फिर आप उसको पढ़ते हो, आपको आसानी होती है उसे रिकॉल करने में। तो ये अपने नोट्स बनाओ, उसको रेगुलरली रिवाइज करो। जैसे आज आपने बनाए हैं, कल रिवाइज करो, फिर 2-3 दिन का गैप दो, फिर से उसको रिवाइज करो। और ये है कि ये मत वेट करना कि अभी हम कंसेप्ट्स कर लें अपने सारे, फिर लास्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ साथ में मॉक लगाते रहो। लाइक आपको सर हमें ना एक शीट प्रोवाइड करते थे, और लाइक ट्रिग्नोमेट्री के उसके 110 क्वेश्चंस थे। तो वही है, साथ साथ में बुक भी आ रही है उनकी, जो तुम्हारी शीट्स प्रोवाइड होती थी ना। हाँ जी सर। पूरी एक बुक कंपाइल कर दी है, और उसका नाम है द कोच चक्रा। ठीक है, हाँ, तो वो तुम्हारा सॉर्टेड हो गया सारा का सारा। सर अब नेक्स्ट के लिए यही लूंगी। 300 क्वेश्चन सब उसमें रख दिए। हाँ जी सर। सर तो उसके बाद यही था कि मैं अपना वो जो आपने शीट्स दी होती थी वो लगाती थी, और मैंने आपकी ऐसी कोई शीट नहीं है जो मैंने कम से कम 10-11 बार ना लगाई हो। हर बार सीखने को मिला होगा। हर बार लाइक इसमें अगर आज स्पीड कम है तो कल उसमें स्पीड ज्यादा होगी। तो यही चीज है कि रेगुलरली नोट्स पढ़ो, और जो पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट करो। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूट करो, मॉक्स लगाओ। मैं सर टू बी ऑनेस्ट, मैं आपकी शीट सॉल्व करती थी तो उससे तो बूस्ट अप हुआ। फिर मैं अलग अलग नोट, मेरे पास बुक्स थी तो लाइक RD शर्मा वगैरह, तो सर मैं उनको भी सॉल्व करती थी, तो उसमें भी बूस्ट अप मिलता था, चाहे वो 12th के कंसेप्ट है, चाहे वो JEE मेंस के कंसेप्ट है। बट जब आप NDA के नॉलेज के साथ वो सब सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट अप होगा, और वो जरूरी भी है इस एग्जाम में। यस सर। अच्छा, लास्ट टाइम मैथ्स को रिवाइज कैसे करें बच्चे? मान लीजिए मेरा एग्जाम है और 15-10 दिन रह गए, तो क्या इस 15-10 दिन में मैं सिलेबस के पीछे भागूं, प्रैक्टिस के पीछे भागूं, या अपनी रिवाइज करूं? और एक बात मैं दोबारा बता दूं, पलक ने क्लियरली बोला, चाहे आप ऑनलाइन क्लास को देख रहे हो या ऑफलाइन देख रहे हो, ऑनलाइन PDF पे डिपेंड नहीं होना है कि PDF डाउनलोड करके फोन में रख लिए देख लेंगे। आपको नोट्स बनाने, भाई ये आपकी जर्नी है। कुछ 400 बच्चे लेने हैं उनको, है ना, वो उनको लेंगे जो हार्ड वर्क कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी, जिन्होंने सपने बड़े देखे हैं। आप फोन में PDF लेके घूम रहे हो कि चलो यार कभी रिवाइज कर लेंगे, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, आपको कॉपियां भरनी पड़ेगी, है ना। यस सर। तो उस बच्चे के लिए कुछ कि भाई मैथ्स में मान लीजिए 15-20 दिन बचे हैं, मान लीजिए इस वाले एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। 16 अप्रैल को एग्जाम है NDA का आने वाला, और मान लीजिए अप्रैल के इन 16 दिनों में मैं क्या करूं कि भाई मेरा जो NDA में अच्छा मैथ्स हो जाए। सर मैं ये तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगी कि न्यू कंसेप्ट्स पढ़ो या फिर कुछ न्यू गेन करो। और एक और चीज है कि अपने नोट्स साफ बनाना, क्योंकि अगर आपके नोट्स साफ नहीं है तो आपका खुद का मन नहीं करेगा कि उसे आप पढ़ सको। हाँ, मेसोपोटामिया लिपि में चले जाएंगे। यस सर। कोई और ही पढ़ाएगा, समझ जाएगा कि क्या लिखा था। तो वही चीज है कि अपने नोट्स साफ बनाओ, अच्छे बनाओ। और मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जो लास्ट के 16 टाइम है, अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उनकी रिवीजन करो,
एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो और सर की मैराथन लगा लो। लाइक उसमें तो आपके नोट्स बने हुए हैं, आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी यहाँ पे है। बट जब आप मैराथन लगाओगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, टाइम में हो रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाता है। मैंने तो सर यही किया था पर्सनली। तो भाई पर्सनली ये करना है कि सिलेबस थोड़ा पहले खत्म कर लें और उस टाइम सिर्फ रिवीजन रखें, नए कंसेप्ट की तरफ ना भागें, है ना। और सर मैंने एक और चीज की थी कि लाइक जो आप कंसेप्ट्स पढ़ाते थे तो वो मैं अपने नोट्स बना रही हूँ, बट मैं एक शीट होती थी मेरी, कलरफुल शीट्स होती थी, तो उस पे जो इम्पोर्टेंट लाइक फॉर्मूलाज हैं जो रटने पड़ते हैं वो मैं लिख लेती थी। डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं जो। हाँ जी, उनको मैं चिपकाए होते हैं अपने दीवार पे, तो रोज सुबह उठ के पहले उनको देखना, फिर अपना काम स्टार्ट करना। तो मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं तो ज्यादातर इतना वीडियोस वगैरह पोस्ट नहीं करता, वो मेरी फोटो लगा रखी है उन्होंने दीवार पर, और डेली मेरे को कई सारे बच्चे हर दिन वीडियो भेजते हैं। तो भाई मेरी हटाओ, पलक ने बोला है वहां से सर की फोटो हटाओ, फॉर्मूलेस की फोटो लगाओ जिन्हें याद करना है ना, या मेरी फोटो से बड़ी फॉर्मूले की फोटो लगाओ, उससे याद करो, वो ज्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, है ना। क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट से जब तक आंखों के सामने रहेंगे तब तक ही याद रहेंगे। Yes, sir. अगर वो बंद रहेंगे किताबों के अंदर तो आपके दिमाग में भी बंद हो जाएंगे। और सर डायरेक्ट रिजल्ट्स का ये है कि आपको नो डाउट अभी आपको लग रहा है कि मुझे याद है, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर होता है, आपको उस टाइम पे एग्जाम पूरा कंप्लीट करना है, तो आपको कुछ याद नहीं आता है। रिजल्ट्स भूल तो अगर आपने रोज पढ़ा है तो कुछ तो याद रहेगा, कुछ तो होगा, कुछ याद रहेगा। नहीं एक्चुअली मैं भी एक थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूँ। केमिस्ट्री का 12th बोर्ड में एग्जाम था मेरा, और मैं भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है बहुत पजल हो गया था उसको लेकर। कन्वर्जन कभी यहाँ से इधर हो जा रही है, कभी इधर से इधर हो जा रही है, तो मेरे को पढ़ने का तरीका समझ में नहीं आ रहा था उसको, और मेरे लिए टेंशन हो जाती है चीज़ की, यार ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो जैसे तुमने बोला, मैंने भी एक चार्ट पेपर में तो बड़ा लेकर आया था, जब चार्ट पेपर आया करते थे 500 रुपए वाले, तो वो 3-4 लेकर आया। मैंने उसमें सारी कन्वर्जन को कनेक्शन करा 4-5 चैप्टर को मिला के, हेलो एल्केन्स ये सब। तो फिर मैंने उनको बनाया, पूरा लगाया। जब फिर किसी दिन क्लास में केमिस्ट्री के टीचर्स करा रहे थे तो बच्चे कन्वर्जन 3 स्टेप में कर रहे थे, मेरी 2 या 1 स्टेप में कन्वर्जन हो रही थी। तो वो बहुत फर्क करता है जब आप होमवर्क कर रहे हो तो इस चीज की। टीचर्स तो करेंगे आपके लिए हार्डवर्क, लेकिन अब जब आप एक बार उतर जाते हो मैदान में कि यार मेरे को भी तो देखना है अपने लिए, मेरे को भी तो प्लानिंग करनी है, मैनेज करना है, तो और अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली सर, टीचर्स तो बस रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो खुद ही है, खुद ही पड़ेगा। टीचर आपको बिठा के बैठ जाएगा, चल भाई 12 घंटे मैराथन ले ले, आप सो गए फोन ऑफ करके, कौन देख रहा है आपको। वही तो सर। चलो भाई, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। मैथ्स के बाद कई बच्चों की धारणा है कि भाई इंग्लिश बड़ा सताता है, बहुत परेशान करता है, वोकैब बहुत आती है हमारी इसके अंदर। और इंग्लिश को कैसे तुमने प्रिपेयर किया इस एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है इंग्लिश का, और स्कोरिंग भी है एज वेल, है ना, कि भाई मैथ्स में चलो ठीक है आपने वो 2.5 घंटे में उतना समय नहीं मिल पाया, आप कर पाए, कितने क्वेश्चंस कर पाए। अच्छा, आपके मैथ्स में कितने क्वेश्चन हुए थे एनडीए में? सर मेरे 65 ही हो पाए थे। लाइक मैंने अपना मार्जिन रखा था कि मैं 80+ तो जाऊंगी, हाँ, बट फिर वहां पे हुआ कि वही प्रेशर थोड़ा बिल्ड हो गया, तो वो 65 ही हो पाए। बट पेपर भी अच्छा आया था पिछली बार, अच्छा पेपर था, जब हमने सॉल्व किया था, बच्चों ने पूरा देखा था। अच्छा, 65 कर पाए। और एक्यूरेसी कितनी आई उसके अंदर? सर मेरे 61 करेक्ट थे। 61 करेक्ट थे। तो देखो एक्यूरेसी पे भी काम करो भाई, है ना। 80 करके आ गए, वो 60 गलत है, 20 सही है, या 40 सही है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नुकसान और गया, भाड़ा गया आपका, आपने खर्चा किया, इतना दूर तक गए। तो एक्यूरेसी पे भी काम करो, है ना। और टाइम मैनेज करो कि भाई 2.5 घंटे में कैसे आप क्वेश्चंस को पकड़ पाओगे। और सिलेक्टेड टारगेट रखो दिमाग के अंदर। जब पलक ने बोला 80 करना था, वो अपने पोटेंशियल पर खेल रही है, क्योंकि उसने मैथ अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली इस प्रिपरेशन के दौरान, इतनी मेहनत करी, इतनी शीट्स लगाई, इतने क्वेश्चंस किए, तो वो एक मार्जिन लेके गई कि भाई मैं 80 तो जाऊंगी। अब पेपर यूपीएससी वाले, हमें नहीं पता ना क्या आने वाला है, अगर वो पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा। तो जो आपका 80 का स्कोर है वो थोड़ा सा पीछे होकर आपके लिए शायद 65 आ जाए, 70 आ जाए, तो बाकी बच्चों के लिए भी वो पीछे आया है। तो ये नहीं कि रेस से आउट हो गए, पेपर टफ आ गया, वो सबके लिए पीछे आया है। तो आपकी स्ट्रेटेजी जो आप बना के जाओगे वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपका हार्डवर्क जो उस प्रिपरेशन के दौरान करा है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई होता है और आपको कहीं ना कहीं रंग दिखाता है उस समय पर। ऑब्वियसली सर। तो इंग्लिश के लिए क्या क्या रहा पलक, कैसे कैसे तैयारी करी इंग्लिश के लिए यार? सर इंग्लिश का तो मैं ये था कि कॉन्वेंट स्कूल से हूँ, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, आप इंग्लिश बोलते हैं? सर फुल इंग्लिश, लाइक हिंदी में बात ही नहीं करते? नहीं सर। अब ये बच्चे तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। सर उनके लिए भी सजेशन है, क्योंकि इन्होंने एक ने इंग्लिश में बात करी थी, मारा उसके दोस्तों ने उससे हीरो बन रहा है, अंग्रेज बन रहा है। तो क्योंकि जनरली देखो हर तरह के बच्चे के बारे में हमें बात करते हैं ना, क्योंकि सपने तो देखते हैं बच्चे। अब वो कोई 10th में देखता है, कोई 12th में देखता है, बट एट द एंड पता लग जाता है कि यार बड़ा बनना बहुत जरूरी है जीवन के अंदर, है ना। तो किसी को देर में पता लगता है कि चलो वो बातें मजाक में चल रही है। तो तुमने स्कूल का चलो बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहा, लेकिन ये रिटन पोर्शन वाला वो भी वहीं से स्ट्रांग हो गया था? सर मेरी नो डाउट ग्रामर काफी अच्छी थी, क्योंकि कॉन्वेंट में मोस्टली इंग्लिश पे फोकस किया जाता है। बट जैसे मेरा भाई 100 out of 100 भी बता रही है, ग्रामर बहुत अच्छी थी। यस सर। अच्छा, तो इन बच्चों के लिए सजेस्ट करो यार फिर तुम। हाँ जी सर, मैंने अपने भाई को देखा है, लाइक वो इंग्लिश मीडियम से नहीं था, इंग्लिश मीडियम से था, बट नाम का इंग्लिश मीडियम था वो स्कूल। तो वही था कि मैंने उसको देखा है कि उसका लाइक बहुत लो लेवल से बहुत ऊपर तक जाते हुए देखा है। और अभी वो ऐसे इंग्लिश बोलता है
जैसे एज इफ कोई ब्रिटेन का कोई आया हो तो वैसे इंग्लिश बोल रहा है। तो उसने मेन फोकस किया बुक्स रीडिंग पे, लाइक जितनी बुक्स मिल रही हैं वो पढ़ता है। यही सेम आंसर तुषार आपसे पहले इंटरव्यू के गए, जिनका CDS में ऑल इंडिया रैंक 1 है आपके। हाँ, बट आप तो एयरफोर्स में जा रहे हो, वो IM है, तो उन्होंने भी सेम ये दिया कि कितना भी पढ़ लीजिए, जब अगर आपको वो स्किल डेवलप करना है जो आपको स्टैंड ले पाएंगे, आप सबके लिए बोल पाएंगे, आपको कमान दी जाएगी वहां पे, तो बुक्स हैबिट डालनी पड़ेगी सब। तो इसको रूटीन में कैसे डालें बच्चे? सर ये नहीं है कि आप लोगों को रोज पढ़नी ही पढ़नी है, जस्ट लाइक कि एक दिन छोड़ के एक दिन पकड़ो, बट पढ़ो 1 पेज 2 पेज। इवन मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नो डाउट आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हो, बट ऐसे काफी वर्ड्स होते हैं जो आप नहीं जानते। बुक्स पढ़ो, आपको न्यू वर्ड मिल रहा है, उसको अंडरलाइन करो, उसका मतलब ढूंढो, उसको अपनी वोकैब में लाने की कोशिश करो, उसको बोलने की कोशिश करो। तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा कि लाइक आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हो। उसके साथ साथ ये होगा कि आपकी वोकैब भी अच्छी होगी। सर मैंने इंग्लिश के लिए इतनी प्रिपरेशन नहीं की थी, बस वो जो मैम नोट्स कराते थे, शीट्स कराते थे, मैं प्रेफर करती थी ज्यादा शीट्स करने को। तो उस टाइम पे ये था कि मैंने मोस्टली जो वहां पे आते थे ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड ये सब कुछ जो इंग्लिश में आता है, तो वहां पे मैं को रिलेट ज्यादा करती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि इसका मतलब मुझे स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। यही सही तरीका है इंग्लिश का। मैं देखती थी कि इसका मतलब है इसका अगर मुझे मतलब नहीं पता है तो मैं ऑप्शंस में जाती थी, उन सबके मतलब को रिलेट करती थी। जब वो सबके मीनिंग को रिलेट होता था, जो ऑड वन आउट आता है तो वो डेफिनेटली उसके साथ वो होगा, और वही फिर कहीं पूछता था कि ठीक हो रहा है। हाँ जी सर। तो वही था कि मैं इंग्लिश ज्यादा प्रिपेयर नहीं करके गई थी, क्योंकि मुझे उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस था। बस वो आपकी शीट्स जो आपके वहां से मिलती थी वो शीट्स लगाई थी, और 1-2 करियर ऐप पे मैं लेक्चर्स देख लेती थी 2x की स्पीड पे, ताकि जल्दी जल्दी वो ब्रश अप हो जाए। समझ गया। वोकैब के लिए वैसे बच्चे होते हैं कि उनको, जैसे मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं बैठा कि यार आज मेरे को वोकैब याद करनी है, तो मैं बैठा लेके 800 वर्ड की वोकैब की कोई शीट है या कोई बुक है, मैंने शुरू करा, तो मैंने पढ़ लिया। पहले दिन मेरे से 30-40 याद हो पाएंगे, क्योंकि रास्ता धीरे धीरे बनता है आगे जाने की तरफ। तो अगले दिन आया, मैं उसमें से भूल गया। अब वो ऐसा हो जाता है कि शायद मैं वोकैब याद ही नहीं कर पा रहा हूँ, या ब्रेन काम ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि वोकैब याद नहीं होती है। दूसरा, कई वहमी बच्चे होते हैं कि मैं 800 याद कर लूंगा, क्या गारंटी सर उसी 800 में से आएगी। अभी तुमने बताया कि मैं तो कोरिलेट कर सकती हूँ चीजों को, मैं एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता कि भाई मैं गया और मेरे को सारी वोकैब लाइन से आती है, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता है ना। कि हमारे क्वेश्चन आया, उसमें 3 ऑप्शन है, 2 तो हट गए, और उन दोनों में 80% चांसेस लग रहे हैं कि इसके हो सकता है, क्योंकि मैंने ये वर्ड कहीं ना कहीं पढ़ा है और ऐसा लग रहा है। तो उसके लिए कि वोकैब को कैसे तैयार करें लोग, क्योंकि यार बड़ी दिक्कत है वोकैब में, पोर्शन में। सर सब कहते हैं कि इंडिया की वोकैब बहुत हाई होती है, बट इतनी हाई नहीं होती है कि कोई बच्चा कर ना पाए। उसके लिए ये है कि लाइक अगर आपको यही है कि मुझे वोकैब की शीट ही करनी है, वो 800 वाली 1600 वाली जितने वर्ड्स हैं आपको वही करनी है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि बहुत पहले स्टार्ट करो। ये मत करो कि एक दिन में मैं 100 कर लूंगा, एक दिन में मैं 200 कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बहुत पहले स्टार्ट करो, एक दिन में 5 करो, 10 करो, दूसरे दिन उन 5 या 10 को रिवाइज करो, अगले 5 करो। ऐसे जब आप रिवीजन करोगे तो आपका पीछे वाला भूलेगा नहीं और आगे वाला आपका बढ़ते जाएगा। तो इससे क्या होगा, और डेफिनेटली उन 800 में से तो कोई वर्ड्स नहीं आएंगे, क्योंकि यूपीएससी को कोई एक्चुअली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो वही है कि कोरिलेशन इज द बेस्ट पार्ट टू एक्चुअली सॉल्व वोकैब देयर। वोकैब, और साथ में बेस्ट पार्ट बोलूं तो बुक रीडिंग इज बेस्ट। जब आप बुक रीडिंग करते हो तो आपको कोरिलेशन समझ आता है कि आप कैसे उसको रिलेट कर रहे हो, तो वोकैब तो आराम से हो जाएगी अगर आप कंसिस्टेंट हो। डेफिनेटली एट द एंड जो मैटर करता है वो है कंसिस्टेंसी। यानी संडे को भी पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर फोकस हो अपने सपने को लेके, है ना? ऑब्वियसली। तो ये एंजॉय ना करें बच्चे अब? सर एंजॉय मैंने बहुत एंजॉय किया, लाइक वो दिल्ली के 3-4 महीने यहाँ पे रही हूँ। तो ऐसी कोई जगह नहीं है दिल्ली की जो मैं नहीं घूमी हूँ। अच्छा सर तो कैसे मैनेज करते हो भाई? ये बच्चे तो परेशान हो रहे हैं, कह रहे कि पलक घर में बिठा रही है मेरे को और खुद बाहर घूमने जा रही है और फिर रिकमेंड भी हो जा रही है। सर टाइम देना पड़ता है, लाइक ये नहीं है कि आप अब पढ़ाई कर रहे हो तो कितने घंटे पढ़ती है पलक पूरे 24 घंटे में से? प्रिपरेशन के 1 महीने पहले की बात कर लें, एग्जाम के 1 महीने पहले। सर एग्जाम के 1 महीने पहले आई वाज वेरी सीरियस। कितना घंटे? कम से कम मैं वही 11-12 घंटे तो कम से कम सोना कितने घंटे होता था? सर सोना वही हो जाता है, सोना लाइक मेरे को अपनी नींद बहुत प्यारी है टू बी ऑनेस्ट। तो वही था कि मुझे अगर फोकस करना है तो मुझे 6-6.5 घंटे तो सोना पड़ता था। और सोते टाइम फोन वगैरह यूज करना? सर फोन तो ऑब्वियसली नीचे डिक्रीज होगा ना। हाँ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो ये कई बच्चे ऐसे सोने बैठते हैं 1.5-2 घंटे फोन यूज कर रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर उठ के फिर फोन यूज कर रहे हैं, तो 10-11 घंटे की नींद हो गई इनकी तो।
सर वही, अगर आपको फोन चलाना है तो फिर एनडीए का फिर ख्वाब देश भूल कैसे चला जाओ। पाओगे? हाँ, वही है। देश चलाना तो फोन चलाना छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल छोड़ दो, चलाओ, सब कुछ चलाओ। पढ़ो ना, उससे क्लासेस लो, है ना। यस सर। ये लोग रील्स वगैरह में स्क्रॉल ज्यादा करते अरे रील्स मत स्क्रॉल करना, दैट्स द बेस्ट पार्ट। लाइक अगर आप स्क्रॉल करने बैठो तो पता नहीं चलता 1 घंटा कब निकल गया। तो सर वही है कि अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो फिर ये वाला हार्ड वर्किंग पार्ट छोड़ दो, अगर हार्ड वर्किंग पार्ट चाहिए तो एंटरटेनमेंट छोड़ और दो। ये जो सोशल साइट्स पे इनके अकाउंट्स बने हैं उनको भी तो मैनेज करना है इन लोगों को। ट्विटर पर भी है, इंस्टा पे भी है, ये एफबी पे भी है, उसको कैसे मैनेज करें? क्योंकि ना चाहते हुए वो फोन में वही 3-4 चीजें खुलती रहती हैं। और अभी व्हाट्सएप को तो हम भूल ही रहे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो सर उसका समय मतलब वो डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करें? सर उसमें यही है कि ऑल आई कैन से इज कितने कंसिस्टेंट हो तुम, कितना डिटर्मिन्ड हो तुम अपने गोल को लेकर। फिर जब आप अपने गोल के लिए डिटर्मिन्ड हो ना, तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं दिखता है। व्हाट्सएप क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, स्नैपचैट क्या है, ट्विटर क्या है, कुछ नहीं दिखता है। सब मैनेज कर लोगे सर, सब मैनेज हो जाता है। जब आप फोकस्ड हो, आपका टाइम टेबल है कि इतने से इतने घंटे मुझे पढ़ाई करनी है तो करनी है। वो अचीव हो गया तो फिर रेस्ट ऑफ द थिंग को समय दे सकते सब बहुत टाइम, 24 घंटे बहुत होते हैं। अगर उसमें तुम 12 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो ना, स्टिल बहुत टाइम मिलता है तुम्हें एक्चुअली अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए। वही इसमें कहीं ना कहीं बच्चे बना नहीं पाते उस चीज को। सर अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने आप को फोकस्ड रखो तो कुछ भी पा सकते हो। फिर तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम भी कुछ नहीं है अगर टाइम टेबल हो। टाइम टेबल अगर किसी को पढ़ना आ गया, बनाना आ गया, मैनेज करना आ गया तो वो कुछ भी कर सकता सब पढ़ते बहुत लोग हैं लेकिन अच्छे ढंग से बहुत कम पढ़ते हैं। और है। वही लोग दिखाने के लिए भी पढ़ते हैं। देखो मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप मेरे से काम पे जाने के लिए कह रहे हो। सर मेरी मम्मा तो थे ही नहीं दिल्ली में। अच्छा। तो वो दिखा भी नहीं सकती थी। तो बस वही था कि अपने आप को सेटिस्फाई करो, दूसरों को नहीं। पॉइंट वाली बात है, खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि भाई आज मैंने अपना 100% दिया। 100% दिया। और ऐसे कुछ दिन चलते चले जाएंगे तो फिर वो कनेक्शन आदत पड़ जाती है सर। पड़ जाती है। हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट एक ऐसे सब्जेक्ट की तरफ, एक ऐसे क्या नाम है, पूरी कैटेगरी की तरफ आते हैं जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हमारा साइंस वाला पोर्शन, जिसमें आप लोग बड़ा अच्छा स्कोर करते हो जनरली, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। सर टू बी ऑनेस्ट, पॉलिटी की बात की जाए तो मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी रही है। अच्छी नहीं रही है, लाइक मुझे उसमें इंटरेस्ट था हमेशा से पढ़ने का, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने का। तो आर्टिकल्स रिकॉल करना या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना मेरे लिए लाइक बहुत इजी था। तो वही था कि पॉलिटी को मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया था। वही आपकी जो शीट्स आती थी, आपके नोट्स, और वो करियर ऐप पे 2x की स्पीड पे मैं आपकी कुछ लेक्चर देख लेती थी। तो उससे ये हुआ कि पॉलिटी मैंने बस वही 7-8 दिन में कंप्लीट की थी। अच्छा, एक एवरेज बच्चा मान के चलिए मेरे को पॉलिटी स्क्रैच से शुरू करनी है तो कितने देर में मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ पॉलिटी को, अगर मैं दिन में 2 घंटे पढ़ता हूँ? पॉलिटी ओनली 2 घंटे सर दिन में 2 घंटे पढ़ के 15 दिन में तो मजे से पॉलिटी कंप्लीट हो जाती है। मजे से सर। लाइक अगर आप बीच में 1-2 दिन स्किप भी कर दो ना, स्टिल आप 15। बट वो आ गया कि डेडिकेटेड, ये नहीं कि 2 घंटे दे रहे हो बट यहाँ पे फोन चला रहे हो। अच्छा। तो वो है कि फोन वगैरह को साइड पे त्याग कर डेडिकेटेड पढ़ाई, 2 घंटे इज मोर देन इनफ फॉर पॉलिटी। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री? सर ज्योग्राफी मैंने की थी प्रिपेयर, क्योंकि ज्योग्राफी में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है, लाइक सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह के बारे में पढ़ने इंटरेस्ट आता है। तो आपकी जो क्लास में नोट्स कराते थे, और संडेज को मैं क्या करती थी कि जो वीडियोस होती थी ना करियर ऐप पे, तो वो देखती थी। उससे क्या होता था, जो नोट्स कराए हैं वो रिकॉल हो जाते थे, वो करती थी। बट सर मैंने हिस्ट्री स्किप की थी। हिस्ट्री छोड़ी थी? यस सर, हिस्ट्री मैंने पूरा छोड़ी थी। कर दिया था। बस वो जो मॉडर्न का थोड़ा सा पार्ट होता है इंपॉर्टेंट वाला, वही गांधी मूवमेंट से लेकर वो थोड़ा किया था, क्योंकि सब कहते थे कि एनडीए में मॉडर्न बहुत आती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यही तो था। फिर कहने का मतलब ये भी कि थोड़ा थोड़ा कभी स्टूडेंट को अपनी स्ट्रेंथ पर भी खेलना चाहिए। ऐसा होच में नहीं रहना चाहिए कि भाग रहा मेरी हिस्ट्री नहीं हुई तो मेरा नहीं हो पाएगा एनडीए में सिलेक्शन। अपने स्ट्रेंथ पर खेलना चाहिए कि अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, इंग्लिश आपने अच्छा कर लिया, मेहनत कर ली है ना। और अभी हम जैसे बात करें कि केमिस्ट्री और फिजिक्स की, उसमें क्या था साइंस वाले पोर्शन में? सर वो तो लाइक पीसीएम वाले के लिए थोड़ा इजी होता है, स्कोरिंग हो जाता है बहुत स्कोरिंग, क्योंकि वो हमारा 9th-10th का सिलेबस स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछता है। बट स्टिल हमें लाइक ऑर्गेनिक पढ़ी होती है, तो उस दिमाग में बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे होते हैं कि जैसे केमिस्ट्री का कोई सिचुएशन वाला क्वेश्चन आया तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग वही 12th वाला घूम रहा होता है कि हमें ये करना है। बट वहीं पे होता है जहाँ पे नॉर्मल दिमाग इस्तेमाल करना है, वहां पे हम हाई लेवल यूज करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा होता है कि PYQs प्रेफर करो, देखो किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो।
तो इस तरीके से हम लोग कर सकते ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क। साइंस स्कोरिंग है, और जो आपकी जनरल स्टडीज हैं जैसे कि हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अपनी स्ट्रेंथ पर खेलो, हाँ है जी ना, सर। समय जैसे दे सकते हो वैसे करो। और मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इंग्लिश आप साथ ही लेके चलो, शुरू से कोशिश करो इम्प्रूव करने की। सर इंग्लिश और मैथ्स फोकस इन पे, बाकी उनको साथ साथ लेके चलो। साथ लेके चलो। हाँ जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल रिटर्न की आपको नॉलेज हो गई होगी। अगर कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, ताकि हम नेक्स्ट इंटरव्यू जो स्टूडेंट्स के साथ करेंगे आपके उन सवालों के भी हम जवाब उसमें दे पा रहे हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं पलक हम लोग। यार जब स्टूडेंट एक अपनी तैयारी शुरू करता है, तो चलो आपकी तैयारी शुरू हुई, तैयारी शुरू और अंत आने तक बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है यार लाइफ में, है ना। कभी कभी बहुत डाउन भी फील होता है, तो हम सोर्स ऑफ मोटिवेशन ढूंढते हैं। तो कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में या इस प्रिपरेशन के दौरान आपको लगा हो कि बहुत डाउन जा रहा है मोटिवेशन, या लग रहा है कि यार गड़बड़ हो रही है, क्या क्या ऐसा कोई वाक्य कभी लगा हो? क्योंकि ये बच्चे कनेक्ट करेंगे आपसे, क्योंकि ऐसा हुआ था हमारे साथ भी। तो ऐसा कोई वाक्य जो लगा हो कि इस प्रिपरेशन के दौरान यार चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या जिसके लिए मैं जा रही हूँ, है ना, क्या वो अचीव कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कुछ? यस सर, लाइक स्टार्ट तो बहुत एंथुजियाज्म के साथ होता है कि ये हाँ, कर हर लेंगे, चीज़ ये का। कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। हाँ, अभी पलक को देख के भी बहुत लोग स्टार्ट करेंगे, एंड कितने उस एंथुसियाज्म से कर पाएंगे वो मैटर। वो सिर्फ एक हफ्ते चलता है अच्छा। सर, उससे मेरा तो 3 दिन चलता है बस वो वाला एंथुजियाज्म, हाँ। कि ये भी करूंगी, ये भी करूंगी। जब स्टार्टिंग में आई थी कि 120 क्वेश्चन क्या ही है मैथ्स के, ये तो कर ही लूंगी, तो ऐसा कॉन्फिडेंस बहुत आता है और अच्छा भी है। बट ये कि उसको लास्ट तक लेना पड़ता है। लाइक बीच में क्या हुआ था, हमारा रिजल्ट आ गया था, तो अच्छा, दोस्तों, 12th का result हाँ आ जी गया, सर। हाँ। तो मैं एक दिन जम्मू गई थी अपने वापस, हमारे घर में पूजा थी, और दूसरे दिन मैं वापस आ रही थी, और जब आ रही थी तो रिजल्ट आया था। अच्छा। तो वो मोमेंट था कि घर पे रहती, नानी घर जाती, पैसे मिलते, बहुत कुछ होता। अच्छा, हाँ, इतने सारे नंबर लाने के पैसे मिलते। ऑब्वियसली सर, बट उस टाइम पे वो चीज सेक्रीफाइस करके दूसरे दिन आके सुबह यहाँ पे क्लास अटेंड की है। तो मेरे को पता है कि उस टाइम पे मुझे था कि मुझे जम्मू रहना है, मुझे ये करना है, बट दूसरी साइड दिमाग था नहीं, ये सेक्रीफाइस काउंट, ये नंबर मैटर नहीं करते हैं until and unless you actually crack some competitive exam, actually have a job there. नॉर्मल अपने ड्रीम्स कंप्लीट ना करो तो ये 17 नंबर। साल में इतनी कैसे मैच्योरिटी इतनी आई पलक भाई? सर भाई, अच्छा भाई, हर चीज का आंसर भाई है। सर भाई है मेरे लिए, तो भाई सब कुछ है। अच्छा। तो सर उस टाइम पे ये था कि बीच में बहुत टाइम, लाइक बीच में होता था कि जब सर स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मेरे से बहुत लाइक सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, बड़ा बहुत है चैप्टर, और बंदे की हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि उसको एक्चुअली टैकल कर पाए। देखने में लगता है कि ट्रिगो क्या ही होगा, लेकिन जैसे जैसे लेवल अप होता है तो ब्रॉड फैल जाता है, क्योंकि बहुत। हम लोग टेक्निकल ट्रिगो की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। क्योंकि छोटे मोटे परपेंडिकुलर बेस तो नहीं लगाने। 11th में भी ट्रिग्नो इज वेरी इजी, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत हाई लेवल हो जाता है, कंसेप्ट्स अच्छे अच्छे आ जाते हैं। तो वही था कि ट्रिग्नो में तो मेरे को था कि ये मेरे बस की नहीं है, बट अच्छा। इसका वेटेज बहुत है मैथ्स में, तो इसको छोड़ भी नहीं सकते थे। हाँ। तो उस टाइम पे थोड़ा बीच में लो फील हुआ। फिर ये भी कुछ टाइम पे ये भी हुआ, घर से भी दूर हो तुम, फिर 12th के बाद डायरेक्टली तुम यहाँ पे आ गए, घर से दूर हो, वो इतनी सारी connection, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दिमाग में थोड़ा हो जाता है कि घर जाना है या समथिंग। तो बीच में था कि 1-2 दिन ऐसा था कि मैं रोई भी हूँ हाँ, जरूरी है सर, ऑब्वियसली। आज आंसू झलकेंगे तो कल तालाब भरेगा। बिल्कुल सर। तो वही था कि बीच में मैं रोई हूँ, बट वही था कि आज रोई हूँ तो कल ये चीज रिपीट नहीं होगी। अपना हार्ड वर्क देना, अगर घर से दूर आए हो तो एक्चुअली यूटिलाइज दैट टाइम। अपने घर से इतना तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो तो उसको टाइम को यूटिलाइज करो, पढ़ाई पे फोकस करो। एंड सर तो लास्ट मतलब में डाउनफॉल आते हैं, आएंगे है ना? सर ऑब्वियसली लास्ट में आपको पता मैंने क्लासेस बहुत मिस की थी। हाँ हाँ हाँ। क्यों की थी? क्योंकि लाइक मेरी उसके पहले सर्जरी हुई थी हेड की। पेपर से पहले हेड की सर्जरी हुई है? सर 11th स्टैंडर्ड में मेरी सर्जरी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही था कि उस टाइम पे ये था कि वो वापस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो बीच में मेरे को स्किप किया मैंने। तो कितने दिन पढ़ाई बंद हो गई एकदम? सर स्टार्टिंग में जैसे ही वो दर्द वगैरह स्टार्ट होगी तो मेरी 3-4 दिन तो फोकस बनता ही नहीं था। बट उस टाइम पे था कि मेरे को था कि अभी डॉक्टर के पास तो नहीं जाना है, पेन किलर लिए सर, एंड आई वाज लाइक ठीक है, बाकी सब छोड़ो, एनडीए का पेपर। घर पर बताया कि दिक्कत हो रही है? नहीं बताया? बताती तो वो बुला लेते। अच्छा। तो उस टाइम पे था कि कुछ भी हो जाए, 7 दिन बचे हैं, अपना बेस्ट देना है। तो सर उस टाइम पे मैं पेन किलर यहाँ पे क्लास में नहीं आती थी, बट आपकी लाइव क्लास ले रही होती थी। ओके। लाइव क्लास लेनी, फिर उसके बाद जो कंसेप्ट उस टाइम पे समझ नहीं आए, करियर विल ऐप पे स्विच करती थी, वहां से समझती थी वो भी समझ नहीं आए तो आपके यूट्यूब चैनल पे जाती थी, वहां पे भी आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वही था कि लास्ट में मेरे को ये था कि पेन किलर खा के भी मैंने वर्क हार्ड किया। अच्छा, तो इस पूरी प्रिपरेशन में चलो डाउनफॉल आए, और पलक ने बहुत मेहनत करी, है ना, हर एक चीज जो उसके अगेंस्ट जा रही थी उसको अपने फेवर में लाई, और Yes.
अब वो चीज़ देखो बाद में पता लगती है। आज हम लोग बैठे तो सारी जर्नी डिस्कस कर रहे हैं, क्या पता उस समय वो दर्द के साथ कि चलो यार मैं, क्योंकि लोग बैग पैक कर लेते हैं, है ना, तैयार हो जाते हैं कि नहीं नहीं, छोटे छोटे बहाने बनाने लगते हैं। मैं भी जब एक बार, मेरे को भी याद है, मेरी 12 आवर्स की मैराथन थी, तो मेरे को फीवर था 103, तो क्लिक आया दिमाग में कि जाऊँ मैराथन ना जाऊँ। 9 बजे का है, पूरी बॉडी काँप रही थी, फीवर था, तो थॉट्स आते हैं कि मम्मी को बता दोगे तो वो तो बिठा लेंगे घर पे, है ना, और वो भी लेके आ जाएंगी चाय ब्रेड दवाई, चलो वही खाओ सो जाओ। तो मैंने कहा छोड़ो यार, क्या है, ज़्यादा होगा तो देख लेंगे। तो मैराथन शुरू हुई, 6 घंटे हुआ, पूरी बॉडी तपने लगी, आते आते खांसी, बहुत दिक्कत हो गई थी 9 घंटे के बाद। वो लास्ट के 3 घंटे कैसे हुए पता नहीं, वो शायद हनुमान जी ने मेरे को बोला होगा कि 3 घंटे और ले ले। और 12 घंटे के बाद पूरी बॉडी शिवर कर रही है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कितना स्ट्रांग बन रहा हूँ धीरे धीरे, कि मैं इन चीज़ों को, जो लोग कमज़ोर होकर टूट जाते हैं, मैं उनको ऐसे मजाक में ले रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए इंसान को, लेकिन मेरे को वो बड़ा उस दिन मेरे को अच्छा लगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं पहचान पाया। और फिर मैं इतनी सारी मैराथन जो बच्चों के लिए लेता रहता हूँ, लंबी लंबी हमारी क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन चलती रहती हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे लिमिट तोड़ना आना चाहिए, है ना। तो कभी कभी कोई चैलेंजिंग टास्क आए तो एक्सेप्ट करो और उसमें परफॉर्म कर जाओ, क्योंकि वही टास्क होते हैं जो आपको खुद का कैलिबर पहचानने का मौका देंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, इस प्रिपरेशन के दौरान डाउनफॉल आए, ठीक है भाई, चले, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा भाई? कि कभी भी कोई चीज़ ख्याल आया दिमाग में समय वेस्ट करने के रिगार्डिंग, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होती हैं, और फिर टाइम के रिगार्डिंग कि यार ये समय इसी में करना है, और कभी कभी लगा कि यार बहुत गड़बड़ हो रही है, तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा जिसने सब कुछ ठीक कर दिया? सर टू बी ऑनेस्ट यही था कि जब तुम वो चीज पालोगे ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स के मतलब फेस पे क्या स्माइल होगी। दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी टिल नाउ। एंड अभी भी यही होता है कि मैं अपने सेट करती हूँ ना, तो बीच में हो जाता है कि नहीं पलक तू नहीं कर सकती है ये। लाइक एसएसबी में भी यही था, जब जाने लगी थी स्क्रीनिंग के टाइम, मैंने कहा नहीं होगा, एसएसबी नहीं हो पाएगा ऐसा लगने लगा। यस सर, बिल्कुल लग रहा था, क्योंकि स्क्रीनिंग के टाइम क्या सब कोट पहन के बैठे हुए हैं एंड बहुत डर लग रहा था, लाइक सबका ऑरा अलग टाइप का था। तो यही था उस टाइम पे था, नहीं अपना 100% दो, ताकि बाद में तुम जब अपनी फैमिली को बता पाओ ना, तो उनके जो चेहरे पे स्माइल आती है सर, वो अलग टाइप की होती है। उसकी वजह तुम हो, बहुत खुशी होती है सर। अभी भी लाइक मेरे नानू हैं, तो वो सबको लाइक सबको कॉल करके स्पेशली सुना रहे हैं कि मेरी इसने ये किया, इसने ये किया, इसने एनडीए कर लिया, इसने रिकमेंड। तो ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हैं जीवन में, तो वो और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, है ना? यस सर। तो वही ज्यादा खुश होता है कि हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं उनको, क्योंकि उन्होंने वो शुरुआत करी थी उस पीढ़ी की, और आज आप लोग आ रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। तो पेरेंट्स को उस जगह देखें कि अगर मैं आज ये कर लूंगा वो कितने खुश होंगे, ये तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा। सर मेरे लिए तो यही था, और उसने सब कुछ ठीक कर दिया सर ऑब्वियसली। और साथ में यही था कि भाई, फिर से भाई का फैक्टर। तो जब भी मैं लाइक डाउन फील करती थी, भाई को कॉल करना, फिर उसने बोलना कुछ नहीं, तू तो कर लेगी, तू तो हमारे घर का शेर है, तू तो ये है। तो फिर वो थोड़ा और अपलिफ्ट होता है कि अब तो करना है भाई, कुछ भी हो जाए। तो फिर वही चीज है सर, फैमिली इज लाइक फॉर मी, माय फैमिली वाज द बेस्ट थिंग। ओके। और टीचर्स का क्या रोल रहा इस प्रिपरेशन के दौरान, मोटिवेशन वाइज अगर बात करें? सर लाइक बीच में जब मैंने स्किप की थी, तो आपका पर्सनली कॉल आया था मुझे। तो वो क्योंकि देखो बच्चे जो कर पाते हैं, हमारा, मैंने पहले भी बोला और कई बार बोला है, मेरे को शायद भगवान ने यहाँ टैलेंट दिया, कुछ भी दिया, मेरे को चीजें दिख जाती हैं कि आगे क्या होने वाली हैं। अभी नहीं तो आगे कहीं ना कहीं हार्डवर्क परफॉर्म करेगा ही करेगा, है ना। तो मैंने इसलिए कॉल किया था, मैंने कहा भाई क्या हुआ, एकदम अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा था। तो सर आपने जब कॉल किया तो उस टाइम पे मैं बेड पे थी। हाँ। तो आपकी उसके बाद क्लास थी, तो वो 3 घंटे की क्लास थी उस दिन। तो मैं बिल्कुल वो थी कि नहीं पलक आज रेस्ट कर ले, कल से वापस पढ़ाई पे आ जाएंगे। तो जब आपका कॉल आया तो आप कहते क्या हो गया, मैंने कहा सर ऐसे ही वो थोड़ा वो क्लैश वगैरह हो गया, थोड़ी प्रॉब्लम। तो आपने कहा था ध्यान रखो, अगर हो सके तो पढ़ाई पे वापस आओ। तो उस टाइम पे थी कि सर को भी इतना लाइक फेथ है मेरे अंदर, तो भाई करना है। तो फिर सर वो मैंने 3 घंटे की क्लास लाइव ली थी। अच्छा, ली थी लाइक इवन आफ्टर दैट पेन किलर लिया एंड स्टार्टेड माय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये इस प्रिपरेशन के दौरान कंपनी का कितना रोल रहता है, जो आपके आसपास के दोस्त है ना, या फिर किसी के दोस्त नहीं है तो उसको क्या सजेशन, अभी आपके साथ क्या रहा, आपकी कंपनी कैसी रही, फ्रेंड कितना मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें, है ना, कुछ को नुकसान भी होता है, कुछ को फायदा भी। तो ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ ये वाला पोर्शन इस प्रिपरेशन के दौरान, कंपनी वाला? सर मेरे कजिन्स आर मोस्टली डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेरे काफी दोस्त भी हैं जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, तो वो भी एनडी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो फिर उनसे भी जब पता चलता है कि उन लोगों ने भी, नो डाउट एक कंपटीशन वाली फीलिंग आती है सेम चीज के लिए, चाहे 2 भाई कर रहे हो, 2 भाई कर रहे हैं, बट ये होता है कि ये कंपटीशन ना बहुत लाइक फ्रूटफुल होता है, प्रोडक्टिव होता है। इसमें ये होता है कि उसने ये चीज कंप्लीट किया तो मुझे भी करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप भी आगे बढ़ रहे हो और वो बंदा भी आगे बढ़ रहा है, एंड दैट इज लाइक
ठीक है, वो कंपटीशन होना चाहिए, थोड़ी सेंस तो होनी चाहिए। ऐसा अगर होगा कि नहीं नहीं सब ठीक है वो कर रहा है तो कोई नहीं मैं नहीं करूंगा, तो वो मैटर नहीं करता। फिर सर सेकेंडली लाइक मेरे टेलीग्राम पे बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट दोस्त बने थे एंड ऑनलाइन फ्रेंड्स आर लाइक बेस्ट वे टू गेट मोटिवेटेड अकॉर्डिंग टू मी। तो वही है कि उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जब भी होता था कि डिफेंस वो एनडीए का एक ग्रुप बना हुआ था, उसमें क्या होता था कोई भी डाउट आता था तो वो बीच में डाल देते थे, तो बाकी सारे सॉल्व करके आंसर्स देते थे। सर उस टाइम पे ये था कि अगर आप लो फील कर रहे हो जस्ट टेक्स्ट फीलिंग लो, बस मोटिवेशन की बहार आती थी, सब कहते थे यू कैन डू इट, तो वो दैट वाज बेस्ट फैक्टर फॉर मी। अच्छा, तो इस तरीके से चीजें मैनेज। यस सब मैनेज। अच्छा, कोई स्टूडेंट जिसका कोई दोस्ती नहीं है वो कैसे करे भाई इस चीज को? डेफिनेटली कंसल्ट मी, आई एम देयर। सर के यूट्यूब चैनल पे तो मैं रेगुलरली आती रहती हूँ, वहां पे कमेंट डाल दो, मैं आ जाऊंगी। लाइक टेलीग्राम पे वी कैन हैव अ टॉक। अदरवाइज यार इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स जस्ट मेक फ्रेंड्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। देन इवन आर्मी में यही है कि आपको सबको साथ लेके जाना है, अकेले तुम कहीं नहीं जा सकते हो। तो वही है, फ्रेंडशिप बनाओ, अगर नहीं हो रहा तो डेफिनेटली कंसल्ट सर। सर हमेशा इंस्टा पे भी रिप्लाई देते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैंने फर्स्ट टाइम सर से वहीं पे बात की थी, तो वहां पे भी बात करो। बहुत ज्यादा सोर्सेज है मोटिवेशन के, बट तुम मोटिवेट होना चाहो पहले और पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई करो। ठीक है, तो अब पलक बात कर लेते हैं तुम्हारे एग्जाम के पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में। एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या थी एनडीए एग्जाम को लेकर? सर डेफिनेटली मेरी फर्स्ट थी इंडियन एयरफोर्स और उसमें फ्लाइंग ब्रांच, फिर उसके बाद मेरी ग्राउंड ब्रांच थी एंड फिर उसके बाद मेरी इंडियन आर्मी, देन इंडियन नेवी। और रीजन फॉर एयरफोर्स? सर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था कि मुझे इंडियन एयरफोर्स किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से ज्वाइन करनी है। इट वाज लाइक कि आई डू रिस्पेक्ट एवरी इन आर्म्ड फोर्स, बट होता है ना थोड़ा सा कनेक्ट होता है कि इस फोर्स में जाके मैं ज्यादा कर सकती हूँ। एंड सर यूनिफॉर्म का फैक्टर नहीं कह सकते, सभी यूनिफॉर्म्स लाइक बहुत बड़ी चीज है, बट वही था कि पायलट बनना है, है, फाइटर प्लेन चलाना है, और स्पेशली वीमेन आर लाइक मोर इनटू कम्बैट रोल इन इंडियन एयरफोर्स ओनली, तो वो भी एक फैक्टर था विच लाइक अट्रैक्टेड मी। ओके, ठीक है। तो पलक अब हम बात करते हैं आपकी एसएसबी जर्नी की, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत फाइट मारते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न में अच्छा स्कोर करते हैं, फिर मेरिट आती है, रिटर्न के रिजल्ट्स आते हैं, फिर लड़के आगे की तरफ एसएसबी की तरफ जाते हैं। तो आपकी जो एसएसबी वाली जर्नी है, इसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया और आपका वहाँ पर एसएसबी में क्या क्या हुआ उस पर हम बात करेंगे। इस पर एसएसबी को आपने कैसे प्रिपेयर किया, ये एसएसबी वाला पार्ट आपका? सर एज सून एज आई रिटन क्लियर हुआ तो उसमें भी मैंने वेट नहीं किया एसएसबी का, भाई ने थोड़ा सजेस्ट किया, मैंने नॉर्मल एक कोचिंग ली एंड दैट आल्सो हेल्प मी अ लॉट। फिर उसके बाद क्या था कि मेरे सारे फ्रेंड्स ग्रुप ने, हम लोग एक ग्रुप में थे, हम रोज रात को क्लासेस लेते थे, वहां पे हम ग्रुप डिस्कशन करते थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते थे। वीडियो क्लासेस? यस सर, ऑनलाइन क्लास लेते थे गूगल मीट पे। अच्छा, गूगल मीट पे। तो वहां पे हम ग्रुप डिस्कशन करते थे, तो हमारा लाइक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था कि हम बोल पा रहे हैं इतने लोगों के बीच में, एक्चुअली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। फिर सर करंट अफेयर्स डिस्कस करते थे, या फिर लाइक ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो एसएसबी में एक्चुअली हेल्प करते हैं वो चीज डिस्कस करते थे, तो वो बहुत हेल्प की। फिर सर भाई, फिर निष्कर्ष, फिर निष्कर्ष की बहन है नितिशी दी, फिर मेरी और कजिन्स हैं, तो ऑल आर लाइक इनटू दिस डिफेंस फोर्स ओनली, तो उन लोगों ने काफी हेल्प की मुझे, लाइक सजेस्ट किया ये इस फोकस पे, लाइक बताया जो तेरी स्ट्रेंथ है उस पे ज्यादा वर्क ना करके जो वीकनेस है उस पे वर्क करो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बट मेजर रोल वाज न्यूज। ओके, दैट इज द बेस्ट फैक्टर। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, अपनी नॉलेज बूस्ट करनी है और इंटरव्यू में एक्चुअली अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो जस्ट गो फॉर न्यूज, रीड न्यूज एवरी डे। और ये एसएसबी जर्नी जो आपकी वहाँ से शुरू हुई, जब आप वहाँ पहुँचे, तो वो वाला एक बार थोड़ा सा 5 मिनट बच्चों को बताएं, क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या पैनल में हुआ, क्या क्या हुआ, और कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो, और कितनी देर आपका इंटरव्यू चला, और ये पूरी जर्नी की जो 170 के आसपास बच्चे आए थे, लास्ट में वो 6 रह गए, और आपका जो पायलट वाला एग्जाम उस 6 में से भी 2 ही बच्चों का क्रैक हुआ, तो 170 से वो 2 बच्चों तक आपके पहुंचने का, तो एक बार बच्चों को इस 5 मिनट में कैसे कैसे क्या रहा एसएसबी वाला पार्ट आपका? श्योर सर वेरी फर्स्ट डे, लाइक मैं बैंगलोर में कॉलेज है, तो रहती मैं जम्मू में हूँ, बैंगलोर में कॉलेज है, और मेरी एसएसबी थी देहरादून में, AFSP 1 बोर्ड जो है। तो वही 31st को मैं यहाँ पे ट्रेवल हुई, तो बैंगलोर में ठंड नहीं है, तो मेरे पास वैसे कपड़े नहीं थे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, तो मैंने मम्मा पापा को कॉल किया, तो वो आए मेरे को, उन्होंने हरिद्वार जाना था, तो ऑन द वे उन्होंने मुझे मेरे कपड़े दे दिए। तो एक दिन मैंने उनके साथ गुजारा, एंड वो थे कि
कुछ नहीं होता। फैमिली के साथ? हाँ जी सर, एक दिन वो मम्मा पापा के साथ गुजारा, एंड वही मेरे लिए फैमिली तो बिगेस्ट मोटिवेशन है ही। तो उस टाइम पे मैं बहुत टेंशन में थी, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा। तो उस टाइम पे फैमिली ने बोला कि जस्ट गिव योर बेस्ट, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट हमें पता है ना तूने कितनी मेहनत की है, मई से लेके अभी तक तू मेहनत ही कर रही है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा फैक्टर बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर स्क्रीनिंग वाले दिन वहां पे गेट के पास पहुंचे, तो मैं गेट 1 की जगह गेट 2 पे थी। अच्छा। स्पेसिफिक रीजन था कि मुझे ज्यादा बच्चे नहीं देखने थे, ज्यादा कंपटीशन नहीं देखना था। डर भी लगता है ना? डर लगता है सर, सबने कोट पहना होता है। कई बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर पढ़ते भी रहते हैं, उन्हें देख के भी डर लगता है, भाई ये अब क्या पढ़ रहा है, अब क्या पढ़ रहे हैं सर, तो लिखने जाना जो पढ़ रहा है। तो उस टाइम पे थी कि मेरे को बहुत, और सर स्क्रीनिंग के एक दिन पहले मैं सच्ची में पूरी रात नहीं सो पाई थी। टेंशन हो रही थी, मम्मा कहती सो जा, बट टेंशन की मैं नहीं सोया जा रहा था। तो वहां पे गेट 2 पे पहुंची, तो वहां पे भी अराउंड 60 बच्चे तो थे, बट उनको देख के भी टेंशन होने लगी। तो फिर मेरे एक फ्रेंड रिसेंटली रिकमेंड हुआ था, 1 जैन को रिकमेंड हुआ था और 2 को मेरी SSB थी, तो उसने थोड़ा बूस्टअप किया कि कोई नहीं, यू कैन डू इट। फिर बाकी मेरा वहाँ पे फ्रेंड सर्कल था, उनके मैसेज किया मैंने कि यार बहुत डर लग रहा है, एंड दे आर लाइक कि पलक यार तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा, लाइक ऐसे बूस्टअप कर रहे थे सर। तो वो मुझे थोड़ा लगा फैक्टर की इफेक्ट हुआ। फिर अंदर गए सर, वही शीट्स वगैरह ली, तो उन्होंने फर्स्ट एड्रेस किया। तो जिन्होंने कैसी फीलिंग थी फर्स्ट टाइम जब उन सबको देखकर? सर आधे तो रिपीटर्स को देख के तो मतलब उनका अलग ही पर्सनालिटी थी। फ्रेशर्स को, हाँ सर, फ्रेशर्स को देख के ठीक लग रहा था, बट जब रिपीटर्स को देख रहे थे तो रेटिंग करना, फ्रेशर की पर्सनालिटी आउट ऑफ 10 सर 8 और रिपीटर्स की 10 फुल। सर बीच में रिकमेंडेड थे। ओके। तो बीच में ना काफी बच्चे रिकमेंडेड थे, तो वो अलग ही उनका ऑरा था कि नहीं भाई इनसे दूर रहना है। तो सर उस टाइम पे मुझे चेस्ट नंबर अलॉट किया गया 61। ओके। तो हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ 61 to 74। तो सबसे पहले मैं थी। ओके। तो पहले OIR, तो लाइक जब OIR किया तो वो मैंने सबसे पहले किए कंप्लीट, और सबके सब सही हैं, इतना मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि 80 के 80 सही हैं मेरे क्वेश्चंस। हाँ जी सर, वही 40 क्वेश्चंस करने को 17 मिनट्स मिलते हैं, और मैं लाइक 14 मिनट्स में कंप्लीट कर रही थी, फिर रिविजन कर रही थी, तो मेरे 80 सही थे। तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हो रही है चीजें। हाँ सर। फिर उसके बाद PPDT हुई, तो जो पिक्चर दिखाई गई थी लाइक क्लियर बिल्कुल नहीं थी, बट मैंने जैसे तैसे एज्यूम किया, अपनी पॉजिटिविटी डाली बीच में, अपने इमोशंस उसमें डाले, तो उसको फिर नरेशन की टर्न आई। हम सारे ग्रुप में बैठे हैं, मैं फर्स्ट थी जिसको बोलना था। तो जब बोलने लगी तो उन्होंने हमें बोला कि आपको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा नरेट करने के लिए। तो वही मैंने स्पीड पकड़ी, जल्दी से अपनी नरेशन दी कॉन्फिडेंस के साथ, फिर सांस ली। तो सब मुझे ऐसे देख रहे थे, मैंने सोचा यहाँ तो गलत बोल दिया, यहाँ तो बहुत ज्यादा अच्छा बोल दिया। अच्छा। फिर उसके बाद ऐसे नरेशन खत्म हुई, ग्रुप डिस्कशन हुई। बहुत फास्ट बोल दिया था क्या इंग्लिश? नहीं सर, अब वो तो रीजन मेरे को बाद में पता चला ना। अच्छा, फिर ग्रुप डिस्कशन हुई, बाहर आए तो सारे आगे पास कहते आपने तो बहुत अच्छी नरेशन दी। अच्छा। फिर मैं ऐसे थी, मैं ऐसे हो गई। मैंने कहा ओ भाई चलो स्क्रीनिंग पक्का है। तो फिर उस टाइम पे स्क्रीनिंग हुई, फिर उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया मेरे ग्रुप में, मैं सबसे पहले, उन्होंने बोला 61। तो फिर मैं सबसे पहले तुम्हें बोला? हाँ जी सर। क्या चेस्ट वाइज बुलाते हैं या फिर कोई ऑर्डर? सर चेस्ट नंबर वाइज ग्रुप्स बने होते हैं। कि कैसे रैंकिंग 61 के बाद 63 आएगा, 63 पहले भी बुला सकते हैं? नहीं सर, चेस्ट नंबर वाइज बुलाते हैं। तो मैं सबसे पहले थी, तो 61 उन्होंने बुलाया, तो मैं साइड पे आई। तो जब 61 बुलाया, ऐसे इधर उधर हो रहे होते हैं, तो बच्चे जो बाहर हो रहे होते हैं उनको बहुत बड़ा अजीब सा फील होता है। ऑब्वियसली सर, लाइक मैं अगर उनकी जगह होती तो मेरे तो आंसू आ ही जाते। अच्छा, आंसू आते हैं बच्चों के उधर? सर बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं जिन्होंने मेहनत की होती है सर, जिन्होंने नहीं किया तो उनको डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो वही था कि जब स्क्रीनिंग हुए तो आए बच्चे, तो मेरे ग्रुप से सिर्फ 3 बच्चे इन हुए थे। ओके। तो उस टाइम पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, 61 to 74 के बीच में सिर्फ 3 बच्चे इन हुए, एंड यू आर वन ऑफ देम। तो फिर उसके बाद हम लोग अपने रूम्स में गए, अपना सामान रखा, फिर हमारी डॉक्यूमेंटेशन हुई। फिर उसके बाद चेस्ट नंबर चेंज होते हैं, तो फिर मुझे चेस्ट नंबर लॉट हुआ 25। ओके। तो मेरा ज्यादा 25 लाइक कभी नंबर पसंद नहीं आया मुझे। तो मुझे यही था कि अनलकी ना हो जाए, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपना हार्ड वर्क देना है। नंबर भी है, 5 का भी स्क्वायर है, सब पसंद ही नहीं है। लाइक होते ना जैसे 3, 7, 17, ये थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं नंबर्स, बट ये कभी लगा नहीं। तो फिर उसके बाद हम गए, हमने लंच वगैरह किया। फिर उसके बाद फोन तो सबमिट हो चुके थे हमारे। तो उसी टाइम पे जब फोन सबमिट करने लगे थे, तो मैंने भाई को बोला स्क्रीन इन। वो तब भी हुटिंग करने लग पड़ा। तो वही समझ सकते हो कितना बड़ा चीयर लीडर है मेरे लिए वो।
तो उसके बाद हमारा रात को साइक टेस्ट हुआ। तो साइक टेस्ट के लिए मेरी सबसे ज्यादा लाइक एसएसबी के जो सोच के गई थी ना, मेरे को था कि मेरा ज्यादा होल्ड है साइक में, मैं स्टोरीज बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती हूँ अपने आप को। तो जब टैट की पिक्चर्स आई सर, वो 12 पिक्चर्स आई, 11 आई, 12 तो खुद से बनानी थी। सो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ था और यहाँ पे चला गया। बहुत सेंसलेस पिक्चर्स आई थी, बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा था वहां पे बनाऊं क्या, बट स्टिल मैंने अपनी पॉजिटिविटी डाली, इमोशंस डाले, उनको बनाया। फिर एसआरटी मुझे था कि मेरे खींच के 30-35 होते हैं, तो ये मेरा साइक अच्छा नहीं जाएगा, और वो 60 में से 59 मैंने कर लिए। बैट मेरा कंप्लीट हो गया, एसडी तो अच्छा ही था। तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था एसआरटी और बैट को देख के, बट टैट की पिक्चर्स में मेरे को अपना जो ग्राफ था उसके अकॉर्डिंग लो लगा। फिर मेरा थोड़ा बूस्ट लाइक कॉन्फिडेंस नीचे गया, बट आई वाज लाइक नहीं, सेकंड है जीटीओ टास्क, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। फिर मैं जीटीओ पे फोकस किया, लाइक फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन, न्यूज का फैक्टर इधर स्पेशली रोल प्ले किया। जब ग्रुप डिस्कशन चल रही थी ना, तो मेरे पास इतने ज्यादा फैक्ट्स थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा फैक्ट बोलूं। बट वो क्या हो रहा था कि जब मैं फैक्ट बोल रही थी ना, तो वहां पे जितने बच्चे बैठे थे 9 के 9 सब रुक रहे थे, मुझे सुन रहे थे। अच्छा। अब आप सेंसलेस बात कर रहे हो तो कोई नहीं सुनेगा, अगर आप फैक्ट्स बोल रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी अटेंशन सीख होती है। ग्रुप डिस्कशन में वो काम आया। फिर कुछ भी नरेट करती थी मैं फैक्ट्स के साथ बोलती थी। फिर लेक्चर 8 में सर मैंने सबसे हाई लेवल टॉपिक बोला था एंड उसमें फैक्ट्स बोले मैंने अपने। तो जब फैक्ट्स बोले तो ऑब्वियसली जीटीओ को भी इम्प्रेस हुआ होगा, बाकी बच्चे भी इम्प्रेस हुए। तो एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट जीटीओ के एंड के सब पास आके बैठते थे, पलक हमें ये बता, पलक हमें ये बता। तो वो थोड़ा ऑब्वियसली अच्छा लगता था। फिर सेकंड डे जीटीओ करते करते मेरे को बीच में इंजरी हो गई थी। अच्छा। तो ब्लड नहीं रुक रहा था, तो वो वाला हाफ टास्क किया। और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में क्या हुआ था कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में मैं बस वही कर पाई जिसमें हाथ का रोल नहीं था। लाइक रोप क्लाइंब करना है तो उसमें हाथ का मेन रोल है, वो मैं नहीं कर पाई। मंकी क्रॉल करना है उसमें हाथ का मेन रोल है, वो नहीं कर पाई। बाकी बर्मा ब्रिज वगैरह में सब कर पाई थी। तो उस टाइम पे फिर से मेरा जैसे ब्लड वगैरह आया तो उनकी तरफ से स्पेशल ट्रीटमेंट था? नहीं सर, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था। जाओ खुद जाओ मेडिकल रूम में, वो चिपकाओ और वापस आ जाओ। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे यही था कि ठीक है, मैंने अपना वो किया कि कोई बात नहीं, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स अच्छे नहीं हुए, मेरा कॉन्फिडेंस और नीचे आ गया कि अब तो कुछ भी नहीं होगा। साइक में भी टैट की पिक्चर्स अच्छी नहीं हुई, इसमें इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स नहीं हुए। बट आई वाज लाइक नहीं पलक, इंटरव्यू तो तेरा खुद का है, लाइक उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो सिर्फ तुझे खुद को एक्सप्रेस करना है। सर वहां पे जितने भी इंटरव्यूज हुए थे सबसे लंबा इंटरव्यू मेरा चला है, लाइक 1 hour and 20 minutes का। ओके। क्या क्या था इसमें? सर मेरे से ज्यादा खुद के बारे में पूछा गया था। जितना मुझे लाइक सब ने सजेस्ट किया था कि एएफएसबी बोर्ड वाले क्या करते हैं, जानना चाहते हैं आप खुद को कितना जानते हो, आप अपनी फ्रेंड्स को कितना जानते हो, आप अपनी फैमिली को कितना जानते हो। तो उन्होंने ज्यादा मुझे उसी पे ग्रिल किया था। एंड आई वॉज वेरी क्लियर विद माई मोटिव्स, विद माई एम्स, विद माई फ्रेंड्स, विद माई फैमिली। तो वो मैंने मजे से क्लियर किया। तो वो 1 घंटा और 20 मिनट मेरे लिए सिर्फ 5 मिनट के बराबर थे। बहुत फ्लो में गया। बहुत फ्लो में, लाइक मैं उनके साथ जोक्स क्रैक कर रही थी, बहुत ऑब्वियस चीज थी। अच्छा। तो सर वहां पे लाइक मैं बैंगलोर रहती थी तो मुझे कन्नड़ा भी आती होगी, तो उनके अकॉर्डिंग फिर मैंने उनसे कन्नड़ा में बात की। मैंने उनसे सर थोड़े बहुत लाइंस, फिर मैंने उनसे अपनी मदर टंग के बारे में बात की, डोगरी में बात की। तो ये सब बात हुई, तो मतलब काफी अच्छा गया। तो जब मैं इंटरव्यूइंग हॉल से बाहर आई तो लाइक कॉन्फिडेंस यहाँ था, यहाँ पे चला गया कि अब तो हो ही जाएगा। बहुत लंबी बात हो गई इनके साथ। यस सर। और साथ में लास्ट में ही सेड कि थैंक यू सो मच पलक, इट वाज सो लवली टू टॉक टू सच अ लाइवली पर्सन। सो व्हेन ही सेड ना लाइवली पर्सन, आई वाज लाइक ओह गॉड व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद वो चीज मुझे अच्छी लगी। फिर हम आए, दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस थी। तो मेरी कॉन्फ्रेंस सर सबकी बहुत लंबी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लाइक 5 मिनट 6 मिनट। और जो चेस नंबर 1 था ना उसकी कॉन्फ्रेंस 30 मिनट्स चली है। अच्छा। तो उस टाइम हम क्लियर थे 30 तो भाई इन है। मेरी कॉन्फ्रेंस 45 सेकंड्स चली है, सिर्फ 45 सेकंड, नॉट इवन सिंगल मिनट। तो उसमें जैसे कि वहां पे प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे टाटा, और मैं मतलब सोचने का मौका नहीं मिल रहा था कि इसमें मैनिपुलेट कैसे करें, कैसा आंसर दें। जो आया सच निकलता गया। तो वो हुआ। फिर उसके उन्होंने बोला थैंक यू। तो मैं बाहर गई, मैंने कहा मेरी कॉन्फ्रेंस हो गई, मैं ऐसे थी। सब कहते कुछ नहीं होता कुछ। तो उस टाइम पे मैं डेफिनेटली श्योर थी, या तो अंदर हूँ या तो बाहर हूँ, कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। तो थोड़ा लग रहा था कि बाहर ही हूँ, क्योंकि वो जीटीओ में इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स नहीं कर पाई थी। बट कहते हैं ना कि अगर आपका सब कुछ अच्छा गया हो तो एक चीज आपका कुछ डिटरमाइन नहीं करती है।
तो फिर उसके बाद 4 बज के हम कॉन्फ्रेंस हॉल अर्जन सिंह हॉल में गए, वहां पे बैठे सारे। तो वो आए, जब उन्होंने बोला कि देयर आर ओनली 6 रिकमेंडेशंस, सर गूज बम्स क्या, मैंने सभी भगवान याद कर लिए उस टाइम पे। तो सर उस टाइम पे था कि पता नहीं क्या होगा। तो 6 रिकमेंडेशन, मेरे चेस्ट नंबर था 25। उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 8, चेस्ट नंबर 10, चेस्ट नंबर 20। जब 20 बोला ना, सिर्फ 2 रिकमेंडेशन, और पीछे वो बच्चे भी बैठे जो ऑलरेडी रिकमेंडेड है। तो मैं थी कि 20 to 63 कितने डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, कहाँ ही मेरा नाम आएगा। एंड जैसे 20 तो उन्होंने बोला कि हाउ मेनी आर लेफ्ट, सबने चलाए 2। और मैं नीचे देख रही हूँ, भगवान प्लीज। तो उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 25। सर जैसे 25 5 मिनट लाइक 25 मिल तो रहा था पहले चेस्ट। तो उसमें 5 सेकंड ऐसे लगे मुझे कि ये रियलाइज करने की हाँ मैं 25 हूँ। तो सर वहां पे जाके खड़े हुए, फिर उन्होंने हमें अलग किया, डॉक्यूमेंटेशन की, घर पे बताया, तो फिर वो अलग था। फिर नेक्स्ट डे हमारा हुआ CPSS। तो 6 बच्चों का जो रिकमेंड हुए थे। हाँ जी सर। तो उनमें से 6 की जगह 5 बच्चों का हुआ था, क्योंकि एक की स्पेक्स लगी हुई थी तो वो एलिजिबल ही नहीं थी पायलट के लिए। ओके। तो उन 5 बच्चों का जब CPSS हुआ, तो फर्स्ट में गई, मैं CPSS के लिए कभी प्रिपेयर नहीं किया था। तो वो जिंदगी में एक बार एग्जाम दे सकते हो, या तो आर या तो पार। अच्छा, उसमें फिर आगे नहीं दे सकते आप? सर अगर आप एक बार रिजेक्ट हो गए तो आप पूरी जिंदगी पायलट नहीं बन सकते। ये भी है? हाँ जी सर। ओके। तो एग्जाम देने के पहला फेज हुआ, तो पहले फेज में मुझे था कि मेरा क्लियर नहीं होगा, बट उन्होंने आए कि 5 का 5 क्लियर हो गया। तो हम के भाई हाँ जी 5 का हो गया था। फेज 2 में गए, तो कहते कि सिर्फ 2 का वो हुआ है क्लियर। तो मैंने कहा मेरा तो कहाँ ही होगा। कहते चेस्ट नंबर 25 एंड 43। मैंने कहा क्या, ये कैसे हो गया। तो फिर उस टाइम पे घर पे बताया कि CPSS भी क्लियर हो गया। तो वो सबके लिए, इवन निष्कर्ष भी था कि ये CPSS क्लियर हो गया है। फिर क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है थोड़ा, और लाइक एक बार जिंदगी में देना तो मतलब कि फिर बहुत मतलब अच्छा जॉब के दौरान भी नहीं दे सकते उसको? नहीं सर, कुछ एक बार हो गया आपका वो, और अगर सपोज मैंने एक बार क्लियर कर लिया तो अब मुझे आगे देने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं FCAT से जाती हूँ तब भी मैं पायलट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो वही चीज था सर। फिर उसके बाद घर पे बताया CPSS क्लियर हो गया, तो सारे खुश, अलग खुशी। फिर उसके बाद घर गई, घर पे अलग ही लाइक अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है आउट ऑफ नोवेयर। अभी भी पापा और पुत्र कहाँ पहुंचा, और पुत्र ये, तो वो अलग फील, मतलब पहले नहीं पूछते थे। अरे पूछते थे, बट ये होता था ना कि पापा के साथ वो तो थोड़ा लीनियंट नहीं होते थे। बट अभी तो ऐसे पुत्र ये पुत्र, अब पुत्र कुछ भी डिमांड करे तो वो मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं वो फ्यूचर गोल्स को लेकर रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहना चाहते हैं कि यार मेरे को अगर NDA में जाना है तो मेरे को 2 दिन से रिजल्ट दिखने लग जाए, है ना, और वो आते नहीं है तो फिर वो लोग तैयारी छोड़ देते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कल का वेट करना चाहिए, कल के रिजल्ट पर काम करो, कल कितना अच्छा कर पाओगे उस पर काम करो, ताकि जल्दी से आउटपुट निकल कर, और छोटे छोटे रिजल्ट ही बड़े रिजल्ट की तरफ लेकर जाएंगे आपको। ऑब्वियसली सर मेरा ये था कि मैं हमेशा छोटे छोटे टाइम टेबल्स बनाती हूँ। टाइम टेबल्स ये नहीं इतने से इतनी पढ़ाई करनी है, नहीं, वो मेरा खुद पे डिपेंड है कि मैं कितना फोकस कर सकती हूँ, कितनी पढ़ाई कर सकती हूँ। मैं बहुत ब्रेक्स लेती हूँ बीच में, लाइक 45 मिनट्स पढ़ाई करूंगी तो 15 मिनट मुझे ब्रेक चाहिए, क्योंकि 45 मिनट से ज्यादा मेरा दिमाग नहीं कंसंट्रेट करता है। बट उसमें ये था कि मैं ये गोल करती थी कि अगर रात के 7 बजे तक मुझे स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट करनी है तो मुझे कंप्लीट करनी है। तो जब वो चीज कंप्लीट होती थी ना तो अलग ही खुशी मिलती थी। तो ये सोचना कि NDA क्लियर हो गया, NDA क्लियर हो गया, उसको साइड पे रखो। ये जो आज गोल बनाया उसको कंप्लीट करो, कल गोल बनाया उसको कंप्लीट करो। इससे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप तुम आगे बढ़ते जाओगे, और वो जो मेन गोल है ना वो तुम्हारे लिए बहुत आसान चीज हो जाएगी। नहीं तो बहुत कम उन पर ये सब चीज़ें बहुत कम स्टूडेंट समझ पाते हैं, क्योंकि भाई आपकी वैसी अभी 17 साढ़े 17 साल है और आप इतनी सारी चीज़ें सोच समझ के बता पा रही हैं। क्योंकि कई बच्चे आपके जैसे अभी तैयारी करेंगे, कुछ गलतियां करते हैं, फिर वो आगे कहीं ना कहीं तो रिकमेंड होंगे, क्योंकि हार्ड वर्क कर रहा है तो भी कहीं ना कहीं होगा। लेकिन वो सेम जो आप अभी बोल रहे हो वो तब भी वही बात करेगा, है ना। तो यही बच्चों से बोलना चाहूँगा कि आप सब लोग जो भी आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, कि आप ज़्यादा बड़े जो शेड्यूल्स हैं या टाइम टेबल ऐसे बना लेते हैं, उससे खुद ही आप उसके वजन तले दब जाते हैं, आप कर ही नहीं पाते उनको फॉलो। फिर एक वीक वो चलता है, नहीं चलता, उसके बाद सब फिर पढ़ाई खराब हो जाती है, फिर दोबारा शुरू करते हो। तो कई सारे टाइम टेबल बनाने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है छोटे छोटे टाइम टेबल, छोटे छोटे स्लॉट, छोटे छोटे टास्क बनाओ, उनको अचीव करो, उनको एज अपनी मान के चलिए एक जीत की तरह उसको सेलिब्रेट करो और आगे की तरफ चलते चले जाओ। यस सर। तो पलक, अब चलो ठीक है भाई, अब सब कुछ हो गया है, तो क्या देखते हो कि भारत देश के लिए क्या क्या चाहते हो कि यार आपकी तरफ से पलक क्या करना चाहती है इस देश के लिए, नेशन के लिए,
कि अगर पलक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो पलक क्या करना चाहती है इस नेशन के लिए? सर सबसे पहले तो तेजस उड़ाऊंगी जो मेरा मेन एम है। पर्सनली हो गया। सब बहुत पर्सनल है। Like being a fighter pilot, I genuinely want to be in combat role. Obviously, like मुझे ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना है। मुझे डेफिनेटली कुछ नेशन के लिए करना है। होता ना ये कि लाइक यार एक दिन मरना सबने ऐसा, बट देश के लिए कुछ करके मरना इज डिफरेंट थिंग नॉर्मल डेथ से। तो ऑब्वियसली आई वांट टू टेक दैट प्रिविलेज, आई वांट टू सर्व माय नेशन लाइक टिल द एंड। और होता है ना कि लाइक गर्ल्स को भी मार्शल नहीं बनाया जाता है। एनडीए अभी अलॉट हुआ है, क्या पता एक टाइम पे गर्ल्स भी एज अ मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स बैठे, 5 स्टार ऑफिसर बैठे। तो ऑब्वियसली आई वांट टू अचीव दैट एम। तो अभी ये छोटा एम नहीं है, अभी वर्क हार्ड और बहुत लाइक अभी तो बिगनिंग है। तो वही की सोचना है कि और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, एंड डेफिनेटली आई वांट टू अचीव दैट एम। किसी के लिए एनडीए क्लियर करना एंडिंग होता होगा, इट्स जस्ट अ बिगनिंग है ना? इट्स जस्ट अ बिगनिंग। लाइक एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद एसएसबी होती है जो मेन होता है, उसको क्लियर करने के बाद तुम्हारा मेडिकल है, उसके बाद तुम्हारी मेरिट लिस्ट है। अभी भी आई एम नॉट श्योर कि आई विल बी इन मेरिट और नॉट, बट आई एम हैविंग 2 more अटेम्प्ट्स। तो मुझे ये है कि मुझे यही नहीं इस पे डिपेंड नहीं हो जाना है कि मेरा तो एसएसबी हो गया है, अब मुझे नेक्स्ट एनडीए की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है पलक। अच्छा, तो कुछ लास्ट में इन स्टूडेंट्स के लिए, इन बच्चों के लिए कि आपकी तरफ से पलक के लिए कुछ कि भाई अगर पलक का कोई मोटो है, पलक का कोई भी टैग लाइन है कि भाई पलक इन लाइनों के आसपास रहती है, पलक ने अपने आप को 11th में 12th में इस जर्नी में, इस हार्ड वर्क में, इन आंसुओं में, इन मेहनत में, इन खुशियों में अपने इर्द गिर्द पाया है ना? तो वो कुछ चंद लाइनें जो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, इन स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहें। सो नॉट स्पेसिफिक थिंग, बट यही था, फैमिली, just focus on your family, you will get a lot of things to be motivated। मेरा तो यही था कि मैं बस ये सोचती थी जब भी प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करता था कि नहीं यार आज छोड़, कल से शुरू करेंगे, ये सोचती थी कि ये जो आज का टाइम जाएगा ना ये वापस नहीं आएगा, और एक बार चला गया ना तो क्या पता इतनी खुशी जो तुम अपने पेरेंट्स को दे पाओगे, अपनी फैमिली को दे पाओगे, वो घट जाएगी। तो वही है कि जस्ट फोकस की तुम इतनी मेहनत करोगे तो उसके बाद तुम्हें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। एंड सच बता रही हूँ, जब तुम एक बार रिकमेंड हो जाती हो ना तो सबकी आंखों में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। नॉट जस्ट पेरेंट्स, नॉट जस्ट फैमिली, एवरीवन ओवर देयर। इवन जब हम वहाँ पे एज अ कैंडिडेट वहाँ पे 63 मेस में जाते थे खाना खाने, प्लेट्स पकड़ के जाते थे, रिकमेंड होके वहाँ पे 6 बैठे हैं और वो हमें खाना सर्व कर रहे हैं, लाइक अलग फीलिंग होती है यार। सो all I want to say is be consistent. If you want to achieve something, just be loyal to yourself. किसी को दिखाना नहीं है कि तुम मेहनत कर रहे हो, खुद को दिखाओ कि तुमने मेहनत की है और तुम अचीव कर रहे हो। और मेहनत करके हारना इज लाइक एक्सेप्टेबल सर। एक्सेप्टेबल। तुम मेहनत कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगली बार करो, बट तुम बिना मेहनत करके हार रहे हो तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अपनी सोल ही सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वर्क हार्ड वेयर योर सोल गेट सेटिस्फाइड एंड जस्ट बी लाइक कि मुझे ये करना है तो करना है, फिर चाहे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े। वेरी गुड। सो एवरीवन, आप सबने देखा एक बहुत प्यारा इंटरव्यू, बहुत सारी बातें एक छोटे से बच्चे के साथ जिसने आपको काफ़ी कुछ बताया होगा। मुझे बहुत कुछ जनरली सीखने को मिला और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना कि क्या क्या सीखने को मिला, क्या अपने बिहेवियर में, क्या अपने स्टडी रूटीन में और अपने पूरे के पूरे दिनचर्या में क्या क्या आप लोग बदलाव करने वाले हैं, और अपने सपने के लिए आप कैसे कैसे क्या क्या सेक्रीफाइस करने वाले हैं और कैसे आप उनको अचीव करोगे। क्योंकि एक बार वो तैयारी करनी पड़ेगी जो आपसे हार्ड वर्क, स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस मांगेगी, उसके बाद चीज़ें होती चलती जाती हैं। ठीक है। और पलक को कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, पूरे करियरविल फैमिली की तरफ से पलक को कॉन्ग्रेचुलेशन। पलक ने ये मेहनत करी, डेडिकेशन दिखाई, अब आपकी बारी है नेक्स्ट ऑफिसर बनने की। जय हिंद।